Assalamualaikum to everyone. Guys, welcome back to my YouTube channel Untold Need Guidance. GUC के इस लेक्चर नंबर 3 में हम बात करने जा रहे हैं रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स इन कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने वहाँ पे डिस्कस किया था रिगार्डिंग द स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वहाँ पे हमने देखा था लिव्स डॉट स्ट्रक्चर, उसके बाद कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला, देन आफ्टर दैट इट वाज कंडेंसड फार्मूला, उसके बाद हमने बॉन्ड एंड फार्मूला देखी थी और कुछ और कॉन्सेप्ट्स को हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। लाइक हमने वहाँ पे हेटेरोलिटिक और होमोलिटिक क्लीवेज को भी डिस्कस किया था और न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल और इनके एग्जाम्पल्स को भी वहाँ हमने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स और इसमें जो है ना हम पहला इफेक्ट यानी इंडक्ट इफेक्ट स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग द एक्चुअल लेक्चर, इंडक्ट इफेक्ट में हमने क्या पढ़ना है पहले हम वो देख लेंगे। ठीक है, और इंडक्ट इफेक्ट पे मतलब किस पैटर्न के क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं ना, उनको हम पहले देख लेंगे उन पैटर्न्स को। उसके बाद में आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा कि जिसको यूज़ करके आप उन पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो पहले हम देखेंगे कि इंडक्ट इफेक्ट में हमने क्या पढ़ना है और कौन से पैटर्न के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। ओके, तो इंडक्ट इफेक्ट में जो है ना हमने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखनी है कि इंडक्ट इफेक्ट होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हमने देखनी है कि इसकी प्रॉपर्टीज यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडक्ट इफेक्ट। देन आफ्टर दैट हमने पढ़ना है वहाँ पे टाइप्स ऑफ इंडक्ट इफेक्ट, यानी वहाँ पे जो है ना दो तरह के इफेक्ट्स आ रहे हैं, यानी प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। और उसमें हमने देखना है कि कौन कौन से ग्रुप्स और कौन कौन से आइटम्स प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं और कौन कौन से ग्रुप्स और कौन कौन से आइटम्स माइनस आई इफेक्ट दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद और एक चीज़ हमने पढ़नी है, दैट इज द ऑर्डर ऑफ ग्रुप्स और आइटम्स पॉजेसिंग प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। यानी हमने वहाँ पे देखना है मतलब ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ, उनकी मतलब स्ट्रेंथ, मतलब अगर हम प्लस आई ग्रुप्स की बात करेंगे वहाँ पे हमने ऑर्डर देना है कि किस में ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद किसका। ठीक है, वहाँ पे ऑर्डर की बात करेंगे। देन आफ्टर दैट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका इंडक्ट इफेक्ट, दैट इज द एप्लीकेशंस में हमने वहाँ पे देखना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड अल्कोहल्स। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स यानी दीज आर एलिफेटिक, एक होता है एरोमेटिक यानी बेंजोइक एसिड। ठीक है, बेंजोइक एसिड यानी जब एरोमेटिक रिंग या बेंजीन रिंग होगी ना उनको हम कहेंगे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड सपोज, लेकिन यहाँ पे आपके पास आ रहे हैं एलिफेटिक। उसके बाद है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस, और एमाइंस में भी आ रहे हैं एलिफेटिक एमाइंस, न कि एरोमेटिक। एरोमेटिक में आता है वहाँ पे एनिलीन है बेंजीन एमाइन, यानी बेंजीन के साथ जो है ना आपका एमाइनो ग्रुप जुड़ा होगा, दैट्स कॉल्ड व्हाट, एनिलीन और बेंजीन एमाइन। और जब बेंजीन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा होगा उसको हम नाम देते हैं व्हाट, बेंजोइक एसिड। यहाँ पे हम सिर्फ बात करेंगे अल्फेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स की और अल्फेटिक एमाइंस की। एमाइंस में आएगी बेसिक स्ट्रेंथ और कार्बोक्सिलिक एसिड्स में आएगी एसिडिक स्ट्रेंथ। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द डेफिनेशन। ओके, इंडक्ट इफेक्ट पहले हम देखेंगे डेफिनेशन क्या है और थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद कैरेक्टर्स देखेंगे, देन आफ्टर टाइप्स के बाद वहाँ पे एप्लीकेशन और डिफरेंट पैटर्न्स के क्वेश्चंस। ओके, इंडक्ट इफेक्ट इट मे बी डिफाइंड एज द फिनोमेना। आप पॉज करके इस डेफिनेशन को नोट करो। इट मे बी डिफाइंड एज द फिनोमेना ड्यूरिंग विच सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्प्लेस्ड और ट्रांसफर्ड। ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में आपने सिर्फ ये पॉइंट याद रखना है बस, और कुछ भी नहीं। डेफिनेशन में सिर्फ याद रखना है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्प्लेस्ड और ट्रांसफर्ड along a carbon chain as a result of which polarity को आपने याद रखना है। polarity gets developed in an otherwise non-polar molecule with the help of either electron withdrawing group और electron donating group। देखो, सबसे पहली बात मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा, ये जो इंडक्ट इफेक्ट जो होता है इसमें सिर्फ जो है यानी मतलब इट ऑपरेट्स ओनली थ्रू द सिग्मा बॉन्ड। यानी बहुत सारे कंपाउंड, सपोज आपका जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा या रेजोनेंस इफेक्ट जो होगा वो जो है ना दैट ऑपरेट्स थ्रू द पाई बॉन्ड। यानी वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, या हम कह सकते हैं सपोज अगर हम बात करेंगे वहाँ पे रेजोनेंस में, वहाँ पे जो है ना पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है ना डीलोकलाइज या डिस्प्लेस होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इंडक्ट इफेक्ट में सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस होते हैं। और इसी तरीके से इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में भी क्या होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो डिस्प्लेस या ट्रांसफर होते हैं, लेकिन इंडक्ट इफेक्ट जो है ना इसमें सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, डिस्प्लेस होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है ना डेफिनेशन यहाँ पे क्या कह रही है, सपोज अगर मैं यहाँ पे किसी कार्बन मतलब किसी कंपाउंड की बात करूँगा, सपोज कार्बन चेन में यहाँ पे ले रहा हूँ, सपोज इट्स लाइक दिस। ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट मतलब टॉपिक नहीं है, बस थोड़ी बहुत आपका आपका फोकस, आपका ध्यान चाहिए बस। सपोज इट्स सी सिंगल बॉन्ड सी। मैं कार्बन की वेलेंस यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा, कार्बन की आप एज्यूम कीजिए कार्बन इज टेट्रावेलेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 कार्बन चेन्स बना रहा हूँ। अगर सपोज मैं इस वाली चेन की बात करूँगा, चलो हाइड्रोजन भी इसके साथ है लेकिन मैं वो नहीं दिखाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे अल्केन बनाया, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, तो
आपको कहीं पे कोई चार्ज नज़र आ रहा है? बिल्कुल आपको कहीं पे चार्ज यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। यानी वी कैन से दैट कि दिस कंपाउंड इज़ नॉन पोलर, इसमें पोलैरिटी वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, देयर इज़ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हर एक बॉन्ड के केस में, बिकॉज इट्स कोवेलेंट बॉन्ड और हर एक जगह जो है ना कार्बन कार्बन है, कार्बन कार्बन एटम है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर जो होगा दैट विल बी इक्वली शेयर्ड। और उस ये भी हम कह सकते हैं कि दिस कंपाउंड इज़ नॉन पोलर, और ये भी हम कह सकते हैं देयर इज़ नो पोलैरिटी। लेकिन अगर हम इसी कंपाउंड में, सपोज मैं इसको यहाँ पे बना रहा हूँ, लेकिन अगर हम इसी कंपाउंड में कोई ऐसा ग्रुप लगाएंगे, सपोज मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहा हूँ, EWG मैं लिखूंगा इसको। ठीक है, EWG का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यानी दिस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू दिस कार्बन एटम। अब अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, अब आप खुद सोचो कि यहाँ पे क्या होगा। अब चूंकि यहाँ पे जो बॉन्ड होगा बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड दैट कार्बन एटम, वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो ज़्यादा किसकी तरफ होगी? जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उसी की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। तो यहाँ पे मैं जो है ना इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पार्शियल नेगेटिव से, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसी की तरफ ज़्यादा होगी, इस पे जो चार्ज आएगा दैट इज पार्शियल नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा इसी की तरफ होगी, और इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, तो असल में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है इन प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है, यहाँ पे जो है असल में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस होते हैं। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? डिस्प्लेस होते हैं, और उसी वजह से जो होते हैं ना पोलैरिटी डेवलप होती है। किसमें? एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल में, जो कि इन एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल था, अब इसी में क्या हो गई? पोलैरिटी डेवलप हो गई। मतलब पोलैरिटी डेवलप हुई इन प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब ये जो कार्बन जो है ना, इस वाले कार्बन पे थोड़ी सी चार्ज आती है ड्यू टू दिस कार्बन, बिकॉज ये वाला कार्बन फर्दर इसको जो है ना, मतलब यानी इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, तो ये पार्शियल, इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है और ज़्यादा यहाँ पे होता है ज़्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है ये डायरेक्टली किस कार्बन के साथ जुड़ा है? कार्बन नंबर 1 के साथ, और इस पे जो है ना नॉर्मली पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट आपने याद रखना है कि ये मैंने यहाँ पे क्या दिखाया? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब सपोज अगर मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाऊंगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, सपोज इट C, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा टुवर्ड्स दैट कार्बन चेन, यानी आई कैन से दैट कि दिस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू द कार्बन एटम, या हम कह सकते हैं कि दिस कार्बन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो याद रखना मेरी बात, यहाँ पे क्या होता है? इस कार्बन पे जो है ना इट विल बी पार्शियल, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे जो है ना इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इन शॉर्ट आपने याद रखना है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किसी भी जो है ना नॉन पोलर मॉलिक्यूल के साथ या नॉन पोलर कार्बन चेन के साथ हम लगाएंगे, वहाँ पे इंड्यूस क्या होती है? पोलैरिटी इंड्यूस। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इंड्यूस होना, वहाँ पे पोलैरिटी इंड्यूस होती है ड्यू टू द ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। बिकॉज यहाँ पे क्या हो गए? बिकॉज ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर कंसिडर्ड सिग्मा बॉन्ड्स, तो यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर की वजह से इन प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इन प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पोलैरिटी डेवलप होती है। किसमें? नॉन पोलर मॉलिक्यूल में। ठीक है, जो कि मतलब अदरवाइज जो कि नॉन पोलर था, इन एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यहाँ पे क्या हो गई? पोलैरिटी डेवलप हो गई इन प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इसी फिनोमेना को हम नाम देते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, और इसको हम दूसरा नाम देते हैं इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब यहाँ पे इंड्यूस होगी पोलैरिटी, या इसको हम दूसरा नाम देते हैं ट्रांसमिशन इफेक्ट। ट्रांसमिशन इफेक्ट इस वजह से क्योंकि यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द डेफिनेशन। अब अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया होगा, कुछ भी नहीं सपोज, लेकिन आप एक ही बात याद रखना, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है? देयर इज द डिस्प्लेसमेंट। एक होता है डीलोकलाइजेशन, एक होता है डीलोकलाइजेशन और एक होता है डिस्प्लेसमेंट। लेकिन याद रखना इंडक्टिव इफेक्ट जो है ना, इट इज द डिस्प्लेसमेंट, इट इज द डिस्प्लेसमेंट और द ट्रांसफर ऑफ व्हाट? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। डिस्प्लेसमेंट इज इंपॉर्टेंट, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इंपॉर्टेंट, एंड ट्रांसफर इज इंपॉर्टेंट। डीलोकलाइजेशन यहाँ पे नहीं होता है, वो हाइपर कंजुगेशन में होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे। ठीक है, लेकिन दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द डिस्प्लेसमेंट और ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। कुछ प्रॉपर्टीज़, इन प्रॉपर्टीज़ को अपने ज़ुबानी याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड दिया जाता है रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपने याद रखना है, इट इन्वॉल्व्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। ये होगी पहली प्रॉपर्टी। उसके बाद इट डिक्रीजेज प्रोग्रेसिवली एज द डिस्टेंस बिटवीन द कार्बन एटम एंड द सोर्स
इंक्रीजेज, यानी आपने याद रखना है यहाँ पे अगर आप देखोगे सपोज इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का इन्फ्लुएंस ज़्यादा किस कार्बन पे होगा, ज़्यादा इन्फ्लुएंस इस कार्बन 1 पे होगा, उसके बाद थोड़ा सा कार्बन नंबर 2 पे, उसके बाद थोड़ा सा कार्बन नंबर 3 पे, और इसका सबसे कम इन्फ्लुएंस किस पे होगा, कार्बन नंबर 4 पे। यानी आपने याद रखना है कि ये जो इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ना, इट डिक्रीजेज डिस्टेंस, और वी कैन से दैट कि इट डाइज ऑफ विथ डिस्टेंस। यानी आपने याद रखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, सपोज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की बात करेंगे तो विद डिस्टेंस क्या होता है कि इसका इन्फ्लुएंस कम होता है, ठीक है। तो इसी का मतलब यह है कि इट डिक्रीजेज विद डिस्टेंस। उसके बाद इट इज़ यूनिडायरेक्शनल, इरिवर्सिबल एंड परमानेंट। परमानेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, परमानेंट इफेक्ट इज इंपॉर्टेंट एंड इरिवर्सिबल इंपॉर्टेंट। इरिवर्सिबल का मतलब चूंकि यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे पोलैरिटी जो है ना डेवलप हो गई, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पोलैरिटी डेवलप हो गई। अब ये जो पोलर मॉलिक्यूल यहाँ पे बना इन प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अब ये जो इसमें पोलैरिटी डेवलप होगी, अब ये फर्दर नॉन पोलर नहीं बन सकता वापस, ठीक है। यानी ये फिर नॉन पोलर नहीं बन सकता, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज इरिवर्सिबल। और याद रखना दूसरी बात, इट इज परमानेंट इफेक्ट, क्योंकि हमारे पास दो तरह के इफेक्ट्स होते हैं, परमानेंट एंड टेम्पोररी इफेक्ट, रेजोनेंस एंड इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन। These are the examples of permanent effects, while as वो जो है ना इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो हम आगे पढ़ लेंगे, that is an example of temporary effect. उसके बाद it is a relative phenomena because hydrogen is taken as reference and is assumed to have zero inductive effect. यानी ये जो है ना inductive effect, it is a relative phenomena. relative का मतलब जहाँ पे हम किसी को रेफरेंस फ्रेम लेते हैं, ठीक है। असल में यहाँ पे जो है ना हम रेफरेंस फ्रेम हाइड्रोजन को लेते हैं और हम एज्यूम करते हैं कि इट हैज़ गॉट जीरो इंडक्टिव इफेक्ट, यानी ना तो हाइड्रोजन डोनेट करेगा ना तो विड्रा करेगा। और इसी बेस पे आगे हम जो है ना विथ रिस्पेक्ट टू द हाइड्रोजन हम हमारे पास आगे जो है ना टाइप्स ऑफ इंडक्टिव दो तरह के आते हैं, लेकिन कुछ एक दो पॉइंट्स यहाँ पे फिर से मैं मेंशन करूंगा। कैरेक्टरिस्टिक्स, इट रिजल्ट्स इन अपीयरेंस ऑफ पार्शियल चार्ज ऑन द कार्बन एटम्स। पार्शियल चार्ज का मतलब यहाँ पे क्या होता है, पार्शियल पोलैरिटी। यानी असल में क्या होता है कि मैंने दिखाया पार्शियल चार्ज, अगर मैं इस तरह से दिखाता सपोज इट सी सिंगल बॉन्ड सी, सपोज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है ना वहाँ पे हम देखेंगे इंशाल्लाह, वहाँ पे असल में अटैकिंग रिएजेंट होता है किसी वहाँ पे पाई बॉन्ड जो होता है ना, सपोज ये इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो गया, तो जब पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गया ना, सपोज अगर मैं इसको यहाँ पे दिखाऊँ, इट इज़ लाइक दिस सी सिंगल बॉन्ड सी, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, और ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है ना इसने इस कार्बन की तरफ शिफ्ट किया, इस पे आया नेगेटिव चार्ज, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर इसका कम हो गया, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। सपोज अटैकिंग रिएजेंट सपोज न्यूक्लियोफाइल था, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी था, तो वो इलेक्ट्रोफिलिक यानी वो इलेक्ट्रॉन डिफरेंट साइड को अटैक करेगा। सपोज यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने सपोज अटैक किया, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, इट इज कंप्लीट पॉजिटिव, इट इज पार्शियल पॉजिटिव। तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, देयर इज द मतलब यहाँ पे पार्शियल सेपरेशन ऑफ चार्जेस होता है, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं कि इट रिजल्ट्स इन द अपीयरेंस ऑफ पार्शियल चार्ज ऑन कार्बन एटम्स। और एक पहले मैंने आपको पॉइंट बोला था कि इट ऑपरेट्स थ्रू द सिग्मा बॉन्ड, वाइल एज वो जो है ना इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इट ऑपरेट्स थ्रू व्हाट, पाई बॉन्ड, या रेजोनेंस भी जो है ना पाई बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। सो इट ऑपरेट्स थ्रू द सिग्मा बॉन्ड। और ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो थी ना इनको आपने दिमाग में रखना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट की। अब इस प्रॉपर्टीज पे कौन सा क्वेश्चन पॉसिबल है ये मैं आपको जो है ना आगे बोलूंगा, ठीक है, या डेफिनेशन पे कौन सा क्वेश्चन पॉसिबल है इनको मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगा। अभी बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट की। ओके, प्लस आई इफेक्ट, इसमें दो तरह के इफेक्ट होते हैं, एक होता है प्लस आई इफेक्ट और दूसरा होता है माइनस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट की बात करते हैं। इट सेज दैट कि देखो प्लस आई इफेक्ट जो होता है ना, असल में ये होता है, प्लस आई का मतलब जो है इट इज़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आएंगे। यानी प्लस आई इफेक्ट का मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे टुवर्ड्स दैट कार्बन चेन, टुवर्ड्स दैट कार्बन एटम, ठीक है। तो हम देखेंगे डेफिनेशन क्या है, एनी एटम और ए ग्रुप विच इज मोर कैपेबल ऑफ डोनेटिंग सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स देन द हाइड्रोजन इज सेड टू पोजेस प्लस आई इफेक्ट। तो इन शॉर्ट आप याद रखेंगे, प्लस आई इफेक्ट का मतलब यह है कि जब भी कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा टुवर्ड्स दैट कार्बन चेन, उस इफेक्ट को या उस ग्रुप को हम कहेंगे कि यार इट पॉजेस द प्लस आई इफेक्ट सॉरी, या हम कह सकते हैं कि दैट ग्रुप इज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और प्लस आई इफेक्ट मतलब जब कोई इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, ठीक है, जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा टुवर्ड्स दैट कार्बन एटम। अब यहाँ पे कुछ जो है ना कुछ एग्जांपल्स आपने याद रखनी है जो कि जिनमें प्लस आई इफेक्ट होता है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टेंडेंसी ऑफ सम ग्रुप्स और एटम्स पोजेसिंग प्लस आई इफेक्ट, इसमें यहाँ पे आ रहा है ओ नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पे इसका बॉन्ड है इट्स ओ नेगेटिव। उसके बाद है सपोज इट इज सिंगल बॉन्ड सी ओ नेगेटिव। उसके बाद है 3 डिग्री अल्काइल, 2 डिग्री अल्काइल एंड 1 डिग्री, उसके बाद 0 डिग्री अल्काइल। इसमें यहाँ पे कुछ और ग्रुप्स जो होते हैं, लेकिन ये पे जो है ना ये कॉमनली यूज होते हैं, कॉमनली ग्रुप्स ये बहुत कॉमन होते हैं। जब हम मतलब आगे एप्लीकेशंस की बात करें कि दीज ग्रुप्स आर कॉमन, ठीक है। तो इसमें इट्स ओ नेगेटिव, सी ओ नेगेटिव
इट्स 3 डिग्री अल्काइल, 2 डिग्री अल्काइल, 1 डिग्री अल्काइल एंड 0 डिग्री। 3 डिग्री अल्काइल का मतलब जब अल्काइल यानी कार्बन के साथ 3 कार्बन एटम्स जुड़े होंगे, दैट्स कॉल्ड 3 डिग्री अल्काइल। और 2 डिग्री का मतलब जो 2 कार्बन, और 1 डिग्री का जब एक कार्बन, 0 डिग्री का जब कोई कार्बन उसके साथ जुड़ा नहीं होगा, ठीक है। सो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री। पहले आएगा ओह नेगेटिव, असल में यहाँ पे इसने बॉन्ड एक बनाया है, इट्स O नेगेटिव एंड सिंगल बॉन्ड CO नेगेटिव। दिस वाज अबाउट द प्लस इफेक्ट। इन ग्रुप्स को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। तो ये जो जब भी अब आप देखोगे इनमें से जो कोई भी ग्रुप कार्बन चेन के साथ या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जुड़ा होगा तो वहाँ पे आपको बिल्कुल आइडिया आना चाहिए कि ये जो इनमें से जो कोई भी ग्रुप होगा वहाँ पे उसको आपने जो है ना मतलब आपने सिग्निफाई करना है कि इट हैज़ गॉट द प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, और इट हैज़ गॉट द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, यानी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। अब हम बात करेंगे माइनस आई इफेक्ट की। माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट बिल्कुल इसका उल्टा है, ठीक है, इसका बिल्कुल उल्टा है। ओके, माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट में क्या होगा, नॉर्मली यहाँ पे क्या होगा, मतलब यहाँ पे जिस ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को जो है ना विड्रा करेगा अवे फ्रॉम दैट मतलब कार्बन चेन, ठीक है। तो डेफिनेशन सेज दैट कि एनी एटम और ए ग्रुप विच इज मोर कैपेबल ऑफ विड्रॉइंग सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स देन द हाइड्रोजन इज सेड टू पॉजेस द माइनस आई इफेक्ट। या इनमें जो ग्रुप्स आएंगे इनको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इन शॉर्ट आपने याद रखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रा करेंगे फ्रॉम दैट कार्बन चेन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन donating groups are said to possess plus I effect, while as electron withdrawing groups are said to possess the minus I effect। अब यहाँ पे कुछ ग्रुप्स हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर का दिया है हमने माइनस आई इफेक्ट का, ठीक है। तो पहले इसमें है NF3 पॉजिटिव। यहाँ पे नाइट्रोजन ने एक बॉन्ड यहाँ से बनाया और 3 बॉन्ड फ्लोरीन के साथ, 3 फ्लोरीन एटम के साथ, दैट्स वाई किस पे आ रहा है पॉजिटिव चार्ज। इट्स NF3 पॉजिटिव, NR3 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव, उसके बाद है NO2, उसके बाद है CN, उसके बाद है CHO। CHO इज द अल्डेहाइड ग्रुप, COR इज द कीटोनिक ग्रुप, COOH इज द व्हाट कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। उसके बाद है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उसके बाद है OR, इट इज एल्कोक्सी ग्रुप, OR, ठीक है। यानी इट इज सपोज यहाँ पे सपोज रहेगा ऑक्सीजन और यहाँ से सपोज CH3, OCH3, ठीक है, इस तरह से इट इज OH। उसके बाद है C ट्रिपल बट इट्स अल्काइन। उसके बाद है फिनाइल। फिनाइल का मतलब जब बेंजीन रिंग होगी सबस्टिट्यूएंट, देखो एक होता है नॉर्मल बेंजीन, ठीक है, दिस इज योर बेंजीन। लेकिन जब बेंजीन सबस्टिट्यूट एक्ट करेगी, सपोज जिस तरह से हमारे पास अल्केन होता है, तो अल्केन में सपोज CH3 की बात करते हैं, CH3, सपोज CH4, दैट इज व्हाट, दैट इज मीथेन। लेकिन अगर बात करो कि CH3 की, CH3 इज व्हाट, इट इज मीथाइल, यानी इट इज अल्काइल। यानी जब CH3 सबस्टिट्यूट एक्ट करेगा इट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, इट विल कॉल्ड एज अल्काइल, और यहाँ पे मिथाइल। और इसी तरीके से नॉर्मली बेंजीन जब सबस्टिट्यूट एक्ट करेगा उसको हम नाम देते हैं फिनाइल, ठीक है, फिनाइल। उसके बाद है अल्कीन, उसके बाद है हाइड्रोजन। इस ऑर्डर को आपने याद रखना होगा अच्छे से, ठीक है। बहुत सारे ऑर्डर्स मतलब पॉसिबल है, बहुत सारे डिफरेंट ऑर्डर्स डिफरेंट बुक्स ने दिए हैं, लेकिन आप इसको याद रखना, ठीक है। और नॉर्मली इन्हीं में से कोई ग्रुप जो है ना इन्वॉल्व होता है जब हम डिफरेंट ग्रुप्स को देखते हैं, ठीक है। तो ऑल दिस ग्रुप्स हैव गॉट व्हाट, दे हैव गॉट माइनस आई इफेक्ट। और ये सबसे ज़्यादा इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, ठीक है। इसी तरीके से आपने देखना होगा और इनको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। सो दिस वाज अबाउट द डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स एंड डिफरेंट ग्रुप्स। अब यहाँ पे जो है हम बात करेंगे डिफरेंट पॉसिबल पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चंस की, कि रिगार्ड ऑन द बेस ऑफ व्हाट, ऑन द बेस ऑफ प्रॉपर्टीज, डेफिनेशन एंड डिफरेंट मतलब यहाँ पे ग्रुप्स के बारे में, ठीक है। ओके, पॉसिबल पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चंस, ये मैंने खुद डिज़ाइन किया, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, यहाँ पे मैंने ऑप्शंस नहीं दिए हैं तो मैं आपको ज़ुबानी बोलूँगा ऑप्शन इसका क्या आएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट इन्वॉल्व्स, यानी देखो अभी हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहे हैं तो आगे जितने भी इफेक्ट्स आएंगे ना वहाँ पे सपोज रेजोनेंस इफेक्ट इन्वॉल्व्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इन्वॉल्व्स, हाइपर कंजुगेशन इन्वॉल्व्स। तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट की बात चल रही है तो मैं यहाँ पे बोलूँगा इंडक्टिव इफेक्ट इन्वॉल्व्स। तो याद रखना मेरी बात, इसका आंसर आएगा इट इन्वॉल्व्स द, वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होंगे, डीलोकलाइजेशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर आएगा इंडक्टिव इफेक्ट इन्वॉल्व्स द डिस्प्लेसमेंट और ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। इसको आप राइट साइड में आंसर भी नोट कर सकते हैं, या फिर आप वहाँ से जो है ना डेफिनेशन में आपने हाईलाइट किया होगा, इट इन्वॉल्व्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स और ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद और एक क्वेश्चन हो गया पहला क्वेश्चन। उसके बाद और एक क्वेश्चन, द काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन्वॉल्विंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। आप मुझे बोलो वो कौन सा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होगा जिसमें जो है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को डिस्प्लेस किया जाता है, एंड दैट इफेक्ट इज, देखो
सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स दो इफेक्ट्स में इंशाल्लाह अभी आगे देखें, दैट्स हाइपर कंजुगेशन, उसमें भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी नॉट ओनली द इंडक्टेड बट आल्सो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, वो भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व करता है, लेकिन वहाँ पे होता है डीलोकलाइजेशन, लेकिन यहाँ पे होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन की टर्मिनोलॉजी को अच्छे से समझना वहाँ पे, द काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट और ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे इसका आंसर आएगा इंडक्टिव इफेक्ट आउट ऑफ ऑल द इफेक्ट। इसके उसके बाद होता है स्टेटमेंट, जो है ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, यानी आपकी जो इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है ना, प्रॉपर्टीज़ या इसके जो टाइप्स है ना, उस पर जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडक्टिव इफेक्ट इज इनकरेक्ट और करेक्ट। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन बनाया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल, तो परमानेंट और इरिवर्सिबल कौन सा है, दैट इज द इंडक्टिव इफेक्ट। प्रॉपर्टीज़ को याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है और एक क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, अब उसके बाद किस तरह से पॉसिबल हो सकता है पैटर्न, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप और एटम शोज प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट। वहाँ पे ऑप्शन में बहुत सारे उसने ग्रुप्स दिए होंगे, यानी इनमें से उसने जो है ना बहुत सारे ग्रुप्स को दिया होगा, और यानी दीज आर माइनस आई और प्लस आई के उन्होंने मिक्सर दिया होगा। ठीक है, तो वहाँ पे डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप और एटम पॉजेस द प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट। तो अपने ग्रुप्स को अच्छे से याद रखना है कि किस ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट है और किस ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट है। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू माइनस आई और प्लस आई इफेक्ट ऑफ द ग्रुप्स। अब यहाँ पे आपको जो है ना ऑर्डर के बारे में, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द ग्रुप विच वाज द प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट, लेकिन यहाँ पे जो है आपको वहाँ से सपोज 3 ग्रुप्स या 4 ग्रुप्स दिए जाएंगे, सपोज माइनस आई के 3 ग्रुप्स या 4 ग्रुप्स, उनका अपने करेक्ट ऑर्डर देना होगा। ठीक है, सपोज वहाँ से दिया गया है लेट इट बी, सपोज वहाँ पे दिया गया NF3 पॉजिटिव, NO2 और फ्लोरीन है क्लोरीन। ठीक है, तो इन चारों का ऑर्डर क्या आएगा, इट इज NF3 पॉजिटिव इज ग्रेटर देन NO2 पॉजिटिव इज ग्रेटर देन फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन। ठीक है, तो डिफरेंट ग्रुप्स दिए जाएंगे, आपने उनके इंडक्टिव इफेक्ट्स का ऑर्डर देना होगा, डिपेंड करता है कि वो कौन सा ग्रुप वो कौन सा इफेक्ट पोजेस करते हैं। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स शोज द हाईएस्ट, यहाँ पे हाईएस्ट की बात आ रही है, एक तो ऑर्डर की बात आएगी, एक तो यहाँ पे हमने देखा कि कौन सा ग्रुप शो कर रहा है कौन सा इफेक्ट, यहाँ पे आप बात आ रही है कि हाईएस्ट कौन सा दिखा रहा है और लोएस्ट कौन सा दिखा रहा है। सपोज वहाँ से जो है वहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और चारों में आ रहा है सपोज प्लस आई इफेक्ट, चारों में क्या आ रहा है, सपोज प्लस आई इफेक्ट। आपसे पूछा जा रहा है कि विच द फॉलोइंग ग्रुप शोज द हाईएस्ट प्लस आई इफेक्ट, तो मान लीजिए वहाँ पे सपोज मान लीजिए आपके पास था COO नेगेटिव और 3 डिग्री अल्काइल, 2 डिग्री अल्काइल और 1 डिग्री अल्काइल, तो इन चारों में से हाईएस्ट किसका होता है प्लस इफेक्ट, दैट इज COO नेगेटिव इन चारों में से। लेकिन अगर वहाँ पे O नेगेटिव भी दिया जाएगा, COO नेगेटिव 3 डिग्री अल्काइल 2 डिग्री अल्काइल, तो वहाँ पे आंसर आएगा इट इज O नेगेटिव हाईएस्ट। और सबसे लोवेस्ट किसका होता है 1 डिग्री अल्काइल या 0 डिग्री अल्काइल का। ठीक है, तो कभी अल्काइल से ऑर्डर दिया जाएगा, कभी इनमें भी। ठीक है, और इसी तरीके से आपको जो है माइनस आई इफेक्ट्स के ग्रुप से डिफरेंट ग्रुप्स दिए जाएंगे, वहाँ से आपसे मतलब ऑर्डर नहीं बल्कि डिफरेंट ग्रुप्स दिए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग माइनस आई ग्रुप पोजेस द which of the following group possesses the highest electron withdrawing effect or highest minus I effect, because minus I मतलब electron withdrawing nature। ठीक है, it is electron withdrawing मतलब माइनस, तो वहाँ पे कोई भी ग्रुप सपोज अल्काइन दिया जाएगा, बेंजीन रिंग दी जाएगी, वहाँ पे फिनाइल अल्कीन दिया जाएगा, और सपोज कोई और एक ग्रुप अल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, तो वहाँ पे आपने खुद देखना है कि किसका हाईएस्ट आएगा और किसका लोवेस्ट। सो ये कुछ क्वेश्चन थे, अभी जो है ना ऑप्शन वाले क्वेश्चन में इंशाल्लाह आगे आपके सामने रहूँगा, लेकिन अभी हम बात करेंगे इसकी एप्लीकेशंस की। सो ये कुछ क्वेश्चन थे रिगार्डिंग ऑन द बेस ऑफ patterns of question based on the definition, based on what properties, based on types plus I minus है, and based on the different types of groups। अब हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, और एक क्वेश्चन है इट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट ऑपरेट्स थ्रू द सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेट्स थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट ऑपरेट्स थ्रू द सिग्मा बॉन्ड, तो इसका आंसर आएगा वहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, उसके बाद हम बात करें मतलब एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट के, और एप्लीकेशन में मैंने आपको पहले ही बोला कि हम बात करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइन्स की। ठीक है, अच्छा ओके, अब हम यहाँ पे जो है ना बात करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसमें सबसे पहले आ रही है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपको पता ही होगा कि जब भी आपका फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड OH होगा, यानी इट इज़ लाइक दिस C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, और यहाँ से कोई R होगा या हाइड्रोजन होगा। ठीक है, या बेंजीन रिंग भी होगी, तो इसको हम नाम देते हैं सपोज दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। और जब भी किसी कंपाउंड के साथ या अल्काइल या बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा होगा, उस कंपाउंड को हम उस टाइम नाम देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ की, बट बिफोर स्टार्टिंग द एसिडिक स्ट्रेंथ, यहाँ पे मैं आपको कुछ मतलब एक टर्म बोलूँगा, दैट इज द
कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स। कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स की बात करेंगे। हमारे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं। सपोज एरियनस कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है, ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है, ब्रॉन्स्टेड, और वहाँ पे आ रहा है, और लिविस कॉन्सेप्ट भी आ रहा है। मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में पता चलता है कि एसिड किसको हम कहेंगे और बेस किसको हम कहेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड ब्रॉन्स्टेड बेस की। याद रखना मेरी बात, ब्रॉन्स्टेड एसिड्स हम उन एसिड्स को नाम देंगे जो प्रोटॉन्स को डोनेट करेंगे, मतलब विच आर प्रोटॉन डोनर्स। इन शॉर्ट ब्रॉन्स्टेड एसिड जो है इट इज़ प्रोटॉन डोनर। तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखना, BAPD, यानी BAPD का मतलब क्या है, ब्रॉन्स्टेड एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर, ठीक है। और अब बेस क्या होगी, ब्रॉन्स्टेड बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर, यानी जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा उसको हम नाम देंगे ब्रॉन्स्टेड बेस। यहाँ पे जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है इट एक्ट्स एज ब्रॉन्स्टेड एसिड, ठीक है। और यहाँ पे हम एसिड बेस रिएक्शन दिखा रहे हैं और वाटर जो है, वाटर यहाँ पे बेस एक्ट करता है। आप मेरी बात याद रखना, ये जो वाटर जो है इट एक्ट्स एज बोथ ब्रॉन्स्टेड एज वेल एज ब्रॉन्स्टेड बेस, यानी इट शोज एम्फीप्रोटिक नेचर। एम्फी मतलब क्या होता है, बोथ। सपोज अगर हम वाटर की बात करेंगे, सपोज इफ इट्स वाटर, अब सपोज अगर इसने, सपोज यहाँ पे ये ब्रॉन्स्टेड बेस एक्ट करता है, तो ब्रॉन्स्टेड बेस का मतलब क्या है, इट इज़ द प्रोटॉन एक्सेप्टर। और एसिड यहाँ पे ब्रॉन्स्टेड एसिड कौन सा, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे ये प्रोटॉन को डोनेट करता है, H पॉजिटिव को डोनेट करता है, और वो H पॉजिटिव बेस ले, यानी वाटर ले रहा है, ठीक है। वाटर एक्ट यहाँ पे ब्रॉन्स्टेड बेस एंड ब्रॉन्स्टेड बेस अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। जब H2O वाटर एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, इट फॉर्म्स H3O पॉजिटिव। व्हाट, इट फॉर्म्स H3O पॉजिटिव। तो जब वाटर ब्रॉन्स्टेड, मैं यहाँ पे लिखूंगा इट इज H3O पॉजिटिव। तो H3O पॉजिटिव कब बनता है, यानी जब आपका वाटर एक्ट करेगा एज ब्रॉन्स्टेड बेस। ब्रॉन्स्टेड बेस का मतलब प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो जब बी स्टैंड फॉर ब्रॉन्स्टेड बेस, लेकिन जब ये ब्रॉन्स्टेड एसिड एक्ट करेगा, ब्रॉन्स्टेड एसिड, तो मतलब ब्रॉन्स्टेड एसिड का मतलब क्या है, प्रोटॉन डोनर, यानी ये प्रोटॉन एक डोनेट करेगा, ये बनाएगा खुद OH नेगेटिव, ठीक है। तो यानी हम मतलब इन शॉर्ट आपने याद रखना है कि वाटर एक्ट्स एज बोथ ब्रॉन्स्टेड बेस एज वेल एज ब्रॉन्स्टेड एसिड। तो यहाँ पे आपकी बेस एक्ट कर रही है वाटर ब्रॉन्स्टेड बेस, और आपका एसिड जो है ना ब्रॉन्स्टेड एसिड दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। इसने प्रोटॉन एक डोनेट किया, वो यहाँ पे वाटर ने एक्सेप्ट किया, ठीक है, ब्रॉन्स्टेड बेस ब्रॉन्स्टेड एसिड। तो यहाँ पे आप हमें क्या मिला, हमें यहाँ पे मिलेगा इट्स आर C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, क्योंकि H पॉजिटिव बाहर गया, और वाटर से हमें क्या मिला, H3O पॉजिटिव। याद रखना मेरी बात, एसिड जो होता है ना उसका जो मतलब अपना कॉरस्पॉन्डिंग वहाँ पे जो है ना एनाइन बनता है, ऑब्वियसली उसको हम नाम देते हैं कॉन्जुगेट बेस। सो कॉन्जुगेट बेस इज ऑलवेज रिलेटेड टू व्हाट, इट इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू एसिड, ठीक है। और याद रखना मेरी बात, वहाँ पे जो आपका यानी जब बेस एक मतलब प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी, वहाँ पे जो आपका जो प्रोडक्ट बनता है ना उसको हम नाम देते हैं कॉन्जुगेट एसिड। सो कंजुगेट एसिड जो है ना इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू बेस, एंड योर कंजुगेट बेस इज ऑलवेज रिलेटेड टू एसिड। यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि कंजुगेट बेस इज फॉर्मड बाय व्हाट, बाय द मतलब इट इज फॉर्मड बाय द एसिड, जब एसिड प्रोटॉन को डोनेट करेगा, एंड कंजुगेट एसिड इज फॉर्मड बाय व्हाट, फॉर्मड बाय द बेस, जब वो प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बोलने जा रहा हूँ कि conjugate base has one hydrogen less than the acid, या one hydrogen या one proton भी कह सकते हो, while as conjugate acid has one hydrogen more than the base। चूंकि एसिड आपको क्या प्रोड्यूस करता है, एसिड प्रोड्यूसेस conjugate base, एसिड से क्या आएगा, conjugate base। तो मैं क्या यहाँ पे कह रहा हूँ, conjugate base has one proton, ओके। तो मैं क्या बोल रहा था कि कंजुगेट बेस हैज़ वन हाइड्रोजन लेस देन द एसिड। तो कंजुगेट बेस क्या, इट इज़ RCO नेगेटिव, यानी इट इज़ लाइक दिस RCO नेगेटिव। तो इसके पास कोई हाइड्रोजन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर आप एसिड को देखोगे इट इज़ RCOOH, यानी इसके पास एक, एसिड के पास एक हाइड्रोजन है, और आपकी कंजुगेट बेस जो है ना इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है, एक हाइड्रोजन का, बाकी RCO इसमें भी है, RCO इसमें भी है। सो हम कह सकते हैं इन जनरल कंजुगेट बेस हैज़ वन हाइड्रोजन लेस देन द एसिड। उसके बाद मैंने आपको बोला कंजुगेट एसिड हैज़ वन हाइड्रोजन मोर देन द बेस। तो आपके पास जो बेस है ना वाटर, इसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स है, लेकिन आपके पास जो कंजुगेट एसिड है इसमें 3 हाइड्रोजन। तो डिफरेंस कितने हाइड्रोजन का आ रहा है, एक हाइड्रोजन का, यानी यहाँ पे आपका कंजुगेट एसिड जो है इट हैज़ गॉट वन हाइड्रोजन मोर देन द बेस, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन असल में हमने बात करनी है किसकी, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। तो याद रखना मेरी बात, एसिड ऑलवेज प्रोड्यूसेस कंजुगेट बेस व्हाइल बेस ऑलवेज प्रोड्यूसेस कंजुगेट एसिड। यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बोलूँगा रिगार्डिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड इन जनरल, कोई भी एसिड होगा,
स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द कंजुगेट बेस, यानी जितनी कंजुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल बनेगी उतना ही एसिड जो है ना, बिकॉज असल में क्या होता है कि क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन की रेट जो है ना, रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट जितना ज़्यादा स्टेबल बनेगा उतनी ही रिएक्शन मतलब जल्दी से जल्दी कैरी आउट होगी, फास्ट होगी। और यहाँ पे मतलब रिएक्शन फास्ट होने का मतलब यहाँ पे प्रोटॉन का जल्दी रिलीज होना और इसका प्रोटॉन का जल्दी वाटर का एक्सेप्ट करना, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड जो है ना, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द स्टेबिलिटी ऑफ द बेस, ठीक है, कंजुगेट बेस। तो कंजुगेट बेस जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी उतना ही आपका एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना स्टेबिलिटी ऑफ द कंजुगेट बेस, ये जो 4 पॉइंट्स मैंने आपको बोले इनको मैं आपको जो है ना अभी आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन पहले हम देखेंगे ये स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस किस पे डिपेंड करती है। स्टेबिलिटी ऑफ, अब जितनी ज़्यादा कंजुगेट बेस स्टेबल होगी उतना ही आपका एसिड स्ट्रांग होगा। तो स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, ये 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वन फैक्टर इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ द चार्ज। ऑब्वियसली अगर आप देखोगे कंजुगेट बेस, आप मुझे बोलो कंजुगेट बेस जो यहाँ पे बन रही है, इज इट पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्जड? इट इज़ नेगेटिवली चार्जड। और आपका जो कंजुगेट एसिड होता है इट इज़ पॉजिटिवली चार्जड। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ द कंजुगेट बेस और स्टेबिलिटी ऑफ, हाँ कंजुगेट बेस ही कहेंगे, इट डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। वन इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। डीलोकलाइजेशन ऑफ द चार्ज एंड इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। ये जो डीलोकलाइजेशन है इसको हम इंशाल्लाह रेजोनेंस में देख लेंगे जब आपके पास बेंजोइक एसिड्स की बात आएगी, ठीक है, बेंजोइक एसिड्स की। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे एक फैक्टर, दैट इज द इंटेंसिटी और द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। एज यू नो दैट कि मैंने आपको बोला कि कंजुगेट बेस इज नेगेटिवली चार्जड। कंजुगेट बेस इज व्हाट? इट इज नेगेटिवली चार्जड। यहाँ पे जो है मैंने 2 पॉइंट्स आपके साथ फिर से शेयर किए हैं, 2 पॉइंट्स। इट इज़ द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड स्टेबिलिटी ऑफ द नेगेटिव चार्ज। यानी मैं ये भी कह सकता हूँ कि स्टेबिलिटी ऑफ द पॉजिटिवली चार्जड कंपाउंड, यानी वो कंपाउंड जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। तो कैन आई से दैट कि स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज हमारे पास कौन सा होता है? दैट इज द कंजुगेट, दैट इज कंजुगेट एसिड। कंजुगेट एसिड यानी यहाँ पे आपका कंजुगेट एसिड क्या था? दैट वाज H3O पॉजिटिव, ठीक है। और आपका नेगेटिव चार्ज, चूंकि कंजुगेट बेस जो है ना दैट इज नेगेटिवली चार्ज, दैट इज RCOO नेगेटिव, ठीक है। तो इन जनरल आपने याद रखना है कि स्टेबिलिटी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और उसके बाद मैं आपको अभी समझाऊंगा कि ये किस तरह से आएगा। उसके बाद है स्टेबिलिटी ऑफ द नेगेटिव चार्ज, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। देखो असल में बात क्या है, हमारे पास 2 तरह के कंपाउंड्स होते हैं, एक होते हैं न्यूट्रल और एक होते हैं चार्जड। हमेशा याद रखना, अगर हम स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे, न्यूट्रल कंपाउंड इज ऑलवेज स्टेबल एज कम्पेयर टू चार्जड वन, ठीक है। बिकॉज चार्जड कंपाउंड जो होता है ना वहाँ पे नॉर्मली वो रिपल्शन वगैरह होता है, ठीक है। अब वहाँ पे डिटेल में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। न्यूट्रल इज ऑलवेज स्टेबल देन चार्जड। अब सपोज अगर हमारे पास कोई चार्जड स्पीशी है, लेट अस सपोज कि हमारे पास नेगेटिवली चार्जड स्पीशी है, लेट अस सपोज इट्स एनाइन, और हमारे पास कोई पॉजिटिवली चार्जड स्पीशी है दैट इज कैटाइन, पॉजिटिव चार्ज। मैं आपको बोल रहा हूँ कि सपोज stability of the positive charge that is directly proportional to electron donating group and stability of the negative charge that is directly proportional to electron withdrawing group। इसका मतलब क्या है? याद रखना मेरी बात, एक कोई भी कंपाउंड होगा, सपोज मैंने यहाँ पे कंपाउंड, सपोज इट्स AB, इट इज सपोज CD, इट इज CD पॉजिटिव, इट्स AB नेगेटिव। कंपाउंड पे जितना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज यानी इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, जितना वो चार्ज कम होता है ना उतना ही वो कंपाउंड, उतना ही वो आपका एटम ज़्यादा स्टेबल होता है। इस बात को आपने थंब रूल याद रखना है कि जितना भी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जितना भी मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ चार्ज, वेदर इट्स पॉजिटिव चार्ज और वेदर इट्स नेगेटिव चार्ज, जितना वो कम होगा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ अभी? मैं डीलोकलाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस टाइम बात कर इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड की। जितना वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कम होगा उतना ही आपका वो कंपाउंड, वेदर इट्स नेगेटिवली चार्जड और पॉजिटिवली चार्जड, उतना ही वो ज़्यादा स्टेबल होगा। अब आप खुद ही बोलो कि ये आपके पास नेगेटिवली चार्जड स्पीशी है, इट इज़ नेगेटिव चार्ज। अब सपोज मान लीजिए अगर मैं इसका और एक केस ले रहा हूँ AB नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ फिर से CD पॉजिटिव, मैं दोनों केसेस ले रहा हूँ, ठीक है। दीज आर पॉजिटिवली, दीज आर नेगेटिवली चार्जड। अब मुझे नेगेटिव चार्ज को भी कम करना है और पॉजिटिव चार्ज को भी कम करना है, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली मैंने मतलब चार्ज कम होने का मतलब मुझे इनकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करना है। अब आप मुझे खुद ही बोलो इसकी नेगेटिव चार्ज किससे कम होगी? अगर मैं यहाँ पे सपोज इस वाले केस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप,
इलेक्ट्रॉन विड्रा, एरो का मतलब ये इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ विड्रा करेगा। और यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ सपोज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस वाले केस में ए नेगेटिव एंड ए नेगेटिव, ए बी नेगेटिव यानी नेगेटिव चार्ज के केस में। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जितना कम होगा वेदर इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव, उतना ही आपका कंपाउंड स्टेबल होगा, ठीक है। तो सपोज इफ इट इज नेगेटिव चार्ज, अब अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रा करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, अब खुद ही बोलो ये नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा कि कम होगा? ऑब्वियसली ये डिक्रीज होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होता है जब आपका उसके साथ जो है इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा होता है, ठीक है। तो इन प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्या बन रहा है? स्टेबल, यानी आपका नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज जो है ना ये क्या बन रही है? स्टेबलाइज्ड। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बोला कि स्टेबिलिटी ऑफ द नेगेटिव चार्ज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप और माइनस आई इफेक्ट, बिकॉज माइनस आई इफेक्ट क्या होता है कि जब आपके इलेक्ट्रॉन्स विड्रा होंगे तो नेगेटिव चार्ज जो है ना इलेक्ट्रॉन विड्राइंग की वजह से इसका नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा, ठीक है। लेकिन अब सपोज यहाँ पे जो है मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाया, ये इसको इलेक्ट्रॉन्स देगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसका नेगेटिव चार्ज, इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता है। और मैंने आपको अभी बोला कि मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना वो कंपाउंड या चार्ज स्पीशीज ज़्यादा अनस्टेबल होती है, और जितना मैग्नीट्यूड कम होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो इन प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये जो आपका नेगेटिवली चार्ज या नेगेटिव चार्ज होता है इट गेट्स डिस्टेबलाइज्ड, यानी इट गेट्स मोर अनस्टेबल, ठीक है। लेकिन ये जो इन प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप आपका नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज जो होती है दैट गेट्स मोर स्टेबलाइज्ड, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला कि फॉर अ नेगेटिवली चार्ज यानी स्टेबिलिटी ऑफ द नेगेटिव चार्ज दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप एंड आल्सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज करेगा, मैग्नीट्यूड को बढ़ाएगा एंड स्टेबिलिटी विल गेट्स डिक्रीज, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस फॉर नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज की बात करो, सपोज दिस पॉजिटिव चार्ज, अगर मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग लगाया और यहाँ पे मैंने सपोज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगाया ईडीजी, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग। अब आप खुद बोलो जब इलेक्ट्रॉन्स विड्रा होंगे, ऑलरेडी CD जो है ना इट इज़ पॉजिटिवली चार्जड, जब इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे इलेक्ट्रॉन्स की इसके जो है ना मतलब इलेक्ट्रॉन्स हम इससे खींचेंगे, विड्रा करेंगे, तो ऑब्वियसली इस पे जो है ना पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा, यानी इट विल बिकम मोर डेफिशिएंट, और इस पे जो है पॉजिटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्राइंग। लेकिन अगर हम डोनेटिंग की बात करेंगे, अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन्स देंगे, इसका पॉजिटिव चार्ज जो है ना वो धीरे धीरे कम होगा। सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है ना पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, यानी हम कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यही पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि स्टेबिलिटी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और प्लस इफेक्ट, और यहाँ पे इसका विड्रॉइंग ग्रुप जो है ना इसके मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करता है, मतलब इसको डिस्टेबलाइज या अनस्टेबल कर रहा है। तो इसलिए मैंने बोला कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। लेकिन यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ, सपोज इस पॉइंट को फिलहाल आप छोड़ो, ये जरूरी नहीं है यहाँ पे। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि एज कंजुगेट बेस इज नेगेटिवली चार्जड, कंजुगेट बेस क्या है? दैट इज नेगेटिवली चार्जड। सो हम कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ द कंजुगेट बेस यानी स्टेबिलिटी ऑफ द नेगेटिव चार्ज दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। स्टेबिलिटी ऑफ द नेगेटिव चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और बिल्कुल यही पे अप्लाई होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, लेकिन स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस पे खुद क्या डिपेंड है? दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। मैंने आपको पहले ही बोला कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द कंजुगेट बेस। अब स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस जो है ना खुद किस पे डिपेंड है? डायरेक्टली किस पे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे। तो हम कह सकते हैं कि इन शॉर्ट आपने सिर्फ ये पॉइंट याद रखना है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, कोई भी एसिड होगा, अल्कोहल होगा या कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या माइनस आई इफेक्ट, एंड दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और प्लस आई इफेक्ट। अब ये किस तरह से आएगा? ऑब्वियसली जो है ना आपका एसिड क्या देगा? कंजुगेट बेस। स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस इज, कंजुगेट बेस खुद क्या है? दैट इज नेगेटिवली चार्जड, एंड स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज जो है ना दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो यहाँ तक जो है ना आपने ये चीज़ इंपॉर्टेंटली आपने याद रखना है कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो है कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे हम बात करें, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के साथ इनवर्स रिलेशन यानी प्लस इफेक्ट के साथ इनवर्स रिलेशन, एंड माइनस इफेक्ट या माइनस ग्रुप के साथ डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। अब उसके बाद कुछ और रिलेशन जो है ना जिनकी हम बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो है ना और एक फैक्टर आ रहा है दैट इज के ए। असल में के क्या होता है? के इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट, लेकिन ए की बात जब आएगी दैट इज द
डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड्स। जितना ज़्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा होता है ना, मतलब इसको इंशाल्लाह हम इक्विलिब्रियम में देख लेंगे, ठीक है। तो एसिड के लिए जितना ज़्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा, यानी एसिड में डिसोसिएशन का मतलब क्या है, डिसोसिएशन का मतलब वहाँ पे प्रोटॉन रिलीज, ठीक है, प्रोटॉन का रिलीज होना, ठीक है। तो जितना के ए ज़्यादा होता है फॉर एन एसिड, उतनी ही ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ होती है। तो इसको फिलहाल आप ऐसी ज़ुबानी याद रखो, और याद रखना मेरी बात, के ए जो होता है ना, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के ए, ठीक है। तो यहाँ पे जब इनवर्स रिलेशन आएगी तो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो है ना, दैट विल बी आल्सो इनवर्सली रिलेटेड टू पी के ए, ठीक है, बट इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ए। और इसके बाद जो है ना, दैट इज पी के बी। लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो होते हैं ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी के बी एंड दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के बी। के बी नॉर्मली यूज होता है किसके लिए, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, के बी की रिलेशन एसिड के साथ इनवर्स होती है, के ए के साथ डायरेक्ट, पी के ए के साथ इनवर्स और पी के बी के साथ डायरेक्ट। उसके बाद जो है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ व्हाट, स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कंक्लूजन क्या है, अब मैं आपके सामने इन जनरल, अब आप में से सपोज कोई बोलेगा कि सर हमें समझ नहीं आया, क्लियर नहीं हो गया कि असल में क्या, मतलब ये क्या होता है, कंजुगेट बेस, नेगेटिव चार्ज, EWG, EDG क्या होता है। तो क्वेश्चन को टैकल करने के लिए आपने याद क्या रखना है, वो मैं आपको कंक्लूजन आपके सामने रखूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आपने याद रखना है कि कौन कौन सा ग्रुप प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है और कौन कौन सा ग्रुप माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है। मतलब किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर को देखने, मतलब सॉल्व करने के लिए वहाँ पे आपने प्लस इफेक्ट पता होना चाहिए उन ग्रुप्स का और माइनस इफेक्ट उन ग्रुप्स का जो वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। और उसके बाद आपने क्या याद रखना है, आपने बस ये रिलेशन याद रखने, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंजुगेट बेस। अगर आपको ये भी नहीं पता होगा कि कंजुगेट बेस क्या होती है, गोली मारो, आप डायरेक्टली याद रखो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस इफेक्ट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी के बी एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, माइनस प्लस इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के बी। बस ये सारे रिलेशन आप याद रखो, सिर्फ 2 पॉइंट्स याद रखने स्ट्रेंथ ऑफ एसिड के रिगार्डिंग, 2 पॉइंट्स। एक तो रिलेशन आप याद रखो और एक प्लस इफेक्ट जो दिखाते हैं और माइनस इफेक्ट जो दिखाते हैं, उन ग्रुप्स को आपने याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि जो है ना, अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, सो दैट कि कॉन्सेप्ट में क्लियर, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और बहुत सारे पैटर्न्स भी, क्वेश्चंस भी यहाँ पे जो है ना क्लियर भी हो जाए, और आप जो है ना फिर खुद भी उन क्वेश्चंस को, यानी डिफरेंट क्वेश्चंस को खुद भी आप सॉल्व कर सकते हो। और उसके बाद जो है ना, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह बेसिक स्ट्रेंथ को उठाएंगे और उसी के साथ हम रेजोनेंस और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को भी कंप्लीट करेंगे। अभी हम डिफरेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे, सो हियर वी गो। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 को आप ज़रा देखो। इट सेज दैट कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। यानी यहाँ पे जो है ना, हमारे पास 3 ग्रुप्स दिए गए हैं, हमने इनका माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर देना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप एक्सपेक्टेड देखोगे ना, फ्रॉम यहाँ से, मतलब जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर्स है ना, यहाँ से अगर आप देखोगे, सपोज यहाँ से अगर आप देखोगे, इट इज़ वहाँ पे दिया है NR2, ठीक है, एक दिया है NR2 वहाँ पे, और क्या दिया है, एक तो दिया है वहाँ पे NR2, उसके बाद दिया गया है सपोज इट इज़ OR, और उसके बाद दिया गया है फ्लोरीन, ठीक है। यही 3 थे, है ना, वहाँ पे OR NR2, हाँ। तो अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे अगर आप ऑर्डर को देखोगे, इट इज़ NR2, लेकिन यहाँ पे जो है ना, इट इज़ NR3 पॉजिटिव, तो इनमें फ़र्क आएगा। तो असल में जो है ना, हम अगर आप एक्सपेक्टेड इस हिसाब से भी दोगे ना, तो आप वहाँ पे क्या दोगे, सपोज इट्स NR2, इट इज़ ग्रेटर देन, उसके बाद है फ्लोरीन के बाद है OR, ठीक है। इट इज़ ग्रेटर देन फ्लोरीन, इट इज़ ग्रेटर देन व्हाट, इट इज़ ग्रेटर देन OR। बट इसका ये ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी ये ऑर्डर इसका नहीं आ रहा है। असल में जो है ना, इसका ऑर्डर आ रहा है F इज़ ग्रेटर देन, OR इज़ ग्रेटर देन NR2, ये इसका एक्चुअल ऑर्डर है। अब बोलोगे ये सर ये ऑर्डर किस पे भी, असल में ये बेस है किस पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। आपको पता होगा कि फ्लोरीन के बाद है ऑक्सीजन, के बाद है नाइट्रोजन, यानी दीज आर द 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, मोस्ट 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स या एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। सबसे ज़्यादा कौन सा है, फ्लोरीन, सो इट इज़ F। उसके बाद है सपोज ऑक्सीजन नॉर्मली 2 बॉन्ड्स बना रहा है, तो यहाँ से इसने एक अल्काइल लगाया है, ठीक है, R। और नाइट्रोजन नॉर्मली 3 बॉन्ड्स बना रहा है, ठीक है। तो इट इज़ यहाँ से N, यहाँ से 2 R, इट्स NR2। तो यहाँ से जो है ना, इसका एक्चुअल ऑर्डर आएगा FON। और ये क्वेश्चन जो है ना, नीट 2018 में पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर अगर आप देखोगे, इट इज़ व्हाट, इट इज़ विच वन, इट इज़ FON। तो इसका ऑप्शन भी आएगा, लेकिन यहाँ पे इसने ऑप्शन A भी दिया है, ये भी आएगा, बिकॉज इसने यहाँ पे NR2 के बजाय NH2 वहाँ पे दिया है, ठीक है, सॉरी।
उस यहाँ पे इसका ऑर्डर आएगा FON, और इसी तरीके से यहाँ पे भी FON, फ्लोरीन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन, तो इसका ऑर्डर आएगा बोथ A एंड B भी, ठीक है। उसके बाद और एक क्वेश्चन, ओके इस वाले क्वेश्चन को देखो जिसको मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ। विच ऑफ द ग्रुप्स हैज़ हाईएस्ट प्लस आई इफेक्ट। यहाँ पे जो 3 ग्रुप्स 4 ऑप्शंस दिए गए, हर एक के पास प्लस आई इफेक्ट, यानी हर एक वहाँ पे मिथाइल है, ठीक है। लेकिन इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ गॉट द हाईएस्ट। तो अगर आप प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर दोगे तो वहाँ पे हमने हमेशा देखा 3 डिग्री अल्काइल इज ग्रेटर देन 2 डिग्री अल्काइल इज ग्रेटर देन 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 0 डिग्री, ठीक है। तो 3 डिग्री अल्काइल का मतलब जब कार्बन के अराउंड 3 कार्बन एटम्स या 3 मिथाइल, 3 कार्बन, मिथाइल को छोड़ो, जब 3 कार्बन एटम्स जुड़े होंगे, उसके बाद टर्शियरी सेकेंडरी क्या होगा जब 2 कार्बन, और प्राइमरी क्या होगा जब 1 कार्बन, और 0 डिग्री जब 0 डिग्री का मतलब जब कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन ए को देखोगे इट इज़ योर 0 डिग्री कार्बन, अगर आप ऑप्शन बी को देखोगे इट इज़ 1 डिग्री अल्काइल। यहाँ पे अगर आप देखोगे इट्स 2 डिग्री, बिकॉज यहाँ पे जो है इट्स CH3 2 टाइम्स, यानी इट्स यहाँ पे 2 कार्बन इस कार्बन के साथ जुड़े हैं, इस अल्काइल के साथ जुड़े, इट्स 2 डिग्री। दिस वन इज 3 डिग्री, ठीक है, बिकॉज इट्स C, और यहाँ से इसके साथ 3 कार्बन जुड़े हैं CH3 3 टाइम्स। तो ऑर्डर क्या है इनका, ऑर्डर इज 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 0 डिग्री। सो हाईएस्ट प्लस आई इफेक्ट इसका है दैट इज 3 डिग्री। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन इट इज डी पार्ट, ठीक है। उसके बाद और एक क्वेश्चन, ओके इस वाले क्वेश्चन को ज़रा देखो। प्लस आई इफेक्ट इज शोन बाय, प्लस आई इफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कोई ग्रुप डोनेट करेगा, इनमें से कौन सा दिखा रहा है। तो अगर आप देखोगे इट इज़ मिथाइल, इट्स ब्रोमीन, Cl एंड NO2। तो ऑप्शन नंबर B, C और D जो है ना ये क्या दिखाते हैं, माइनस आई इफेक्ट। लेकिन आपका जो मिथाइल जो है इट शोज प्लस आई इफेक्ट, तो इसका ऑप्शन आएगा ए पार्ट। ओके इस वाले क्वेश्चन को ज़रा देखो जिसको मैंने यहाँ पे एनसर्कल किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर इंडक्टिव इफेक्ट, यानी इंडक्टिव इफेक्ट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, और वहाँ पे हमने करेक्ट ऑप्शन देखना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इज इन इंडक्टिव इफेक्ट पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज काज्ड बाय द एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड, पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज देयर। वो वहाँ पे क्या होता है, मतलब वहाँ पे ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जब डिस्प्लेसमेंट होता है ना वहाँ पे पोलैरिटी इंड्यूस होती है, ठीक है। तो असल में ये है ना ये इनडायरेक्टली इसने स्टेटमेंट दिया है, लेकिन बिल्कुल ये ना इंडक्टिव इफेक्ट के रिगार्डिंग बिल्कुल ये करेक्ट स्टेटमेंट, इट इज देयर इज द पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, दिस वन इज करेक्ट। हेलोजेंस NO2 CN and CH3 are electron withdrawing groups. This option is what? This option is incorrect. क्योंकि NO2 तो दिखाता है इलेक्ट्रॉन विड्राइंग, CN भी दिखाता है विड्राइंग, और हेलोजेंस भी क्या दिखाते हैं विड्राइंग, बट योर मिथाइल जो है ना इट शोज प्लस आई इफेक्ट, इट शोज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, ये विड्राइंग इफेक्ट या विड्राइंग ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो दिस वन इज इनकरेक्ट। उसके बाद C2 यानी इसकी है इथाइल, दिस इज 1 डिग्री यहाँ पे प्राइमरी अल्काइल, ठीक है 1 डिग्री, हाँ दिस इज इथाइल। और यहाँ पे अगर आप देखोगे इट इज OC6H5, दिस इज फिनाइल, बिकॉज C6 दिस इज व्हाट, नहीं दिस इज O, एक होता है हमारे पास OR दैट इज एल्कॉक्स, यानी R यानी अल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा। लेकिन जब O के साथ जो है सपोज अगर ऑक्सीजन के साथ सपोज अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ इस तरह से, सपोज दिस इज O, दिस इज O, दिस इज R, दिस इज OR, ये दिखाता है व्हाट माइनस आई इफेक्ट। लेकिन अब और एक ग्रुप यहाँ पे आ रहा है इट्स O, लेकिन R की जगह यहाँ पे क्या दैट इज C6H5, दिस इज फिनाइल, ये भी क्या दिखा रहा है यानी O के साथ क्या जुड़ा है, दिस को हम कहते हैं O, इसको हम देते हैं दिस इज एल्कॉक्स, दिस इज एरलॉक्स, एरल बिकॉज दिस एराइल, दिस इज अल्काइल, दिस इज एराइल, दिस इसको हम कहते हैं एरलॉक्स, दिस कॉल्ड एल्कॉक्स एरलॉक्स, और ये भी दिखाता है माइनस आई इफेक्ट। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स CH2 CH3 तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, लेकिन ये जो OC6H5 इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो ऑप्शन नंबर 3 भी क्या है इनकरेक्ट। लेकिन इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इसका सिर्फ ऑप्शन ए आएगा, यानी इट इज ऑप्शन ए, दैट इज ओनली ए पार्ट, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 62। उसके बाद इस वाले क्वेश्चन को जरा देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट दैट इज फॉल्स, ठीक है। फ्री रेडिकल्स कार्बोनियम आयंस एंड कार्बेनियंस आर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, ये ऑब्वियसली करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हम आगे पढ़ लेंगे। लेकिन हमने थोड़ी बहुत क्लीवेज में रेडिकल की बात की थी। कार्बोनियम मतलब कार्बोकैटायन, कार्बेनियन मतलब जो कि नेगेटिवली चार्जड कार्बन होगा, ठीक है, इनकी हमने बात की, और मैंने आपको वहाँ पे बोला कि दीज आर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ
सनलाइट प्रोसीड वाया फ्री रेडिकल। अब आप बोलोगे सर हमने ये वाला पॉइंट यानी ऑप्शन बी जो है ना, हमने इसके रिगार्डिंग कुछ भी नहीं पढ़ा। लेकिन अगर आपने हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ा होगा, हाइड्रोकार्बन्स, मैंने तो हाइड्रोकार्बन्स पढ़ा है, ठीक है, मुझे नहीं पता कि आपने कहाँ से पढ़ा होगा। तो वहाँ पे आ रही है केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स, और वहाँ पे आती है हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। और हेलोजिनेशन जो है ना, हेलोजिनेशन ऑफ हेलोजिनेशन मतलब हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन जो है ना, इट फॉलोज फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म। यानी वहाँ पे जो है ना आपका इंटरमीडिएट जो होता है ना, दैट इज द फ्री रेडिकल, और वो रिएक्शन होती है कैरी आउट इन प्रेजेंस ऑफ द अल्ट्रावायलेट लाइट और सनलाइट, ठीक है। तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, ऑप्शन ए तो ऑलरेडी करेक्ट है। उसके बाद द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द कार्बन चेन प्रोड्यूसेस प्लस आई इफेक्ट। याद रखना मेरी बात, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है ना इन द कार्बन चेन प्रोड्यूसेस प्लस आई इफेक्ट, नो, इट प्रोड्यूसेस माइनस आई इफेक्ट। यानी जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना, वो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रा करेगा, मतलब वो प्रोड्यूस करेगा माइनस आई इफेक्ट। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, इनकरेक्ट। उसके बाद है ऑप्शन नंबर 4, होमोलिटिक फिशन ऑफ सी सिंगल बॉन्ड बॉन्ड्स गिव्स फ्री रेडिकल। हमेशा याद रखेंगे जब भी होमोलिटिक फिशन या होमोलिटिक क्लीवेज होगा, आपका जो वहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा, दोज आर ऑलवेज फ्री रेडिकल्स। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट एंड ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट। तो इसका ऑप्शन सी आएगा, ठीक है। उसके बाद और एक क्वेश्चन, ओके, इस वाले क्वेश्चन को जरा देखो जिसको मैंने एनसर्कल किया है। इट सेज दैट आयनिक स्पीसीज आर स्टेबल बाय द डिस्पर्सल ऑफ चार्ज, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबल। कार्बोक्सिलेट आयन, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि आपका जो कार्बोक्सिलेट आयन यानी आपका जो आर सी, जनरल फॉर्मूला में वो आर सी ओ नेगेटिव, दैट इज द कंजुगेट बेस, दैट इज द नेगेटिवली चार्जड स्पीशी। और इसकी स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, विथ रेस्पेक्ट टू द प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। तो मैंने आपको अभी बोला कि आपने रिगार्डिंग स्टेबिलिटी के बारे में मैंने आपको बोला था कि स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन अगर आप हर एक केस में देखोगे ना, इट इज़ नेगेटिवली चार्जड इन ऑल द 4 केसेस, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि स्टेबिलिटी ऑफ द नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया था कि स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज जो है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन में देखेंगे पहले कि ये जो कौन कौन सा ग्रुप जो है ना, मतलब किस किस ग्रुप का कौन सा इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे स्टेबिलिटी किस में ज़्यादा होगी, यानी कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो पहले हमने याद रखना है कि स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इट इज़ माइनस आई एंड इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, ठीक है। इसको आपने याद रखना है फॉर्मूला को डायरेक्टली। तो अगर आप देखोगे सी ओ नेगेटिव, चलो ठीक है, अगर आप देखोगे इट्स कार्बन नंबर 1, इट्स कार्बन नंबर 2, इट्स कार्बन नंबर 1, इट्स कार्बन नंबर 2, इट्स कार्बन नंबर 1, इट्स कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2। तो अगर आप देखोगे कार्बन नंबर 2, हमारा फोकस किस पे जाएगा, कार्बन नंबर 2 पे, जिसके साथ वहाँ पे सबस्टिट्यूएंट एटम्स जहाँ पे जुड़े होंगे उसी पे हमारा फोकस जाएगा। तो यहाँ पे फ्लोरीन जुड़ा है, यहाँ पे 2 फ्लोरीन एटम्स जुड़े हैं, यहाँ पे एक क्लोरीन जुड़ा है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे तीनों के तीनों हाइड्रोजन, यानी यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑप्शन ए में देयर विल बी नो इफेक्ट, ना तो डोनेटिंग कोई है ना तो विड्राइंग है, बिकॉज हाइड्रोजन हैज़ गॉट नथिंग, हाइड्रोजन हैज़ गॉट जीरो इंडक्टिव इफेक्ट। तो ना तो यहाँ पे डोनेटिंग है ना तो विड्राइंग है। लेकिन अब कंपैरिजन बी सी डी में जाएगा, बी सी डी। तो अगर आप पहले देखोगे, हमने बोला क्योंकि तीनों जो है ना, क्लोरीन जो है इट हैज़ गॉट माइनस आई, फ्लोरीन हैज़ गॉट ऑल्सो माइनस आई विड्राइंग इफेक्ट, और यहाँ भी फ्लोरीन इट हैज़ गॉट माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। लेकिन हमने बोला कि स्टेबिलिटी ऑफ मतलब नेगेटिव चार्ज, हम कार्बोक्सिलेट आयन की इट इज़ नेगेटिवली चार्जड, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शन बी और सी की बात करेंगे, पहले बी और सी की, इसका भी माइनस है, इसका भी माइनस आई। अब जिसका माइनस आई ज़्यादा होगा दैट विल बी मोर स्टेबल, क्योंकि आपको पता होगा कि फ्लोरीन हैज़ गॉट मोर एज कम्पेयर टू क्लोरीन, एज कम्पेयर टू ब्रोमीन, एज कम्पेयर टू आयोडीन, ठीक है। तो फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में, यानी बी और सी के केस में जो है ना, आपका ज़्यादा स्टेबल कौन सा आएगा, सी पार्ट। ए पार्ट तो पहले ही बाहर गया, उसमें कोई विड्रॉइंग इफेक्ट वगैरह नहीं है, ना तो डोनेटिंग है। तो क्लोरीन और फ्लोरीन के केस में, यानी बी और सी के केस में जो है ना, फ्लोरीन हैज़ गॉट मोर विड्रॉइंग इफेक्ट, मोर विड्रॉइंग पावर, यानी इट विल बी मोर स्टेबल, ठीक है। लेकिन अब सी और डी में कंपैरिजन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे इस वाले कार्बन की तरफ, इसके साथ यानी इसको सिर्फ एक ही फ्लोरीन एटम विड्रा कर रहा है, एक ही फ्लोरीन एटम, लेकिन यहाँ पे 2 फ्लोरीन एटम्स विड्रा कर रहे हैं, ठीक है। तो कभी नंबर भी मैटर करता है, जब नंबर ज़्यादा होगा ना, जब सिमिलर ग्रुप्स होंगे लेकिन नंबर ज़्यादा होगा, तो जिसका नंबर ज़्यादा होगा वहाँ पे इफेक्ट ज़्यादा होगा, वेदर इट्स माइनस आई वेदर इट्स प्लस आई, ठीक है। तो इसका फाइनली ऑप्शन आएगा डी पार्ट, दिस विल बी द मोस्ट स्टेबल, यानी आपका जो यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन जो होगा दैट विल बी मोर स्टेबल, यानी मोस्ट स्टेबल या हाइस्ट स्टेबल इन ऑप्शन डी, बिकॉज यहाँ पे इसकी नेगेटिव चार्ज को 2 फ्लोरीन एटम्स कम कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही कर रहा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद और एक क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को आप जरा देखो, इस वाले को, ठीक है, बिकॉज इट इज़ अबाउट कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन क्या होता है,
कार्बोकैटाइन ऑब्वियसली इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन विच कंटेन्स 6 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। लेकिन यहाँ पे किसकी बात आ रही है? स्टेबिलिटी। आपको पता होगा कि मैंने आपको वहाँ पे जब हमने हेटेरोलिटिक क्लीवेज पढ़ा वहाँ पे कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी मैंने आपको बोला था डायरेक्टली 3 डिग्रीज मोर देन 2 डिग्रीज मोर देन 1 डिग्री, और इसका रीज़न है इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट की बात करूँगा, ठीक है। तो असल में अगर आप देखोगे कार्बोकैटाइन इट इज़ पॉजिटिवली चार्जड स्पीशी। तो पॉजिटिव चार्जड के केस में क्या होता है? अगर आप पॉजिटिवली चार्जड के केस में देखोगे, सपोज मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि स्टेबिलिटी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, स्टेबिलिटी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज जो होता है, स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और प्लस आई इफेक्ट, एंड इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और माइनस आई इफेक्ट। अब हमारे पास यहाँ पे चूंकि कार्बोकैटाइन 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कहाँ पे। तो जहाँ पे टर्शरी होगा दैट विल बी द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटाइन, बिकॉज टर्शरी के केस में जो है इसमें जो है ना 3 मिथाइल ग्रुप्स यानी 3 प्लस आई इफेक्ट 3 प्लस आई ग्रुप्स जुड़े होंगे और वो उसकी पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को कम करेंगे, मतलब उसको स्टेबलाइज करेंगे। तो पहले आपने याद रखना है कि स्टेबिलिटी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट एंड दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो है ना सारे के सारे मिथाइल है तो ऑब्वियसली प्लस इफेक्ट की बात होगी। तो अगर आप देखोगे इस वाले को CH2 को, CH2 पॉजिटिव, दिस इज विच वन? दिस इज प्राइमरी कार्बोकैटाइन, बिकॉज इसके साथ सिर्फ डायरेक्टली एक ही कार्बन जुड़ा है। अगर आप इसकी बात करोगे दिस इज 2 डिग्री कार्बोकैटाइन, बिकॉज इसके साथ डायरेक्टली 2 कार्बन, यहाँ से एक, यहाँ से एक। लेकिन अगर आप इस वाले कार्बोकैटाइन की बात करोगे दिस कार्बोकैटाइन इज 3 डिग्री कार्बोकैटाइन, बिकॉज इसके साथ जो है ना इट इज CH3 3 टाइम्स, यानी इसको यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यानी 3 मिथाइल ग्रुप्स डायरेक्टली जुड़े हैं, 3 कार्बन एटम्स डायरेक्टली जुड़े हैं, तो इसको हम कहेंगे 3 डिग्री कार्बोकैटाइन। लेकिन अगर आप इसको देखोगे इट इज CH2, इट इज CH2 पॉजिटिव, इट इज CH2 पॉजिटिव। यहाँ पे आपको बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, दिस कार्बोकैटाइन इज ऑल्सो प्राइमरी कार्बोकैटाइन, बिकॉज इसके पास 2 हाइड्रोजन। तो अगर इसको मैं खोलूँ, अगर मैं इसको थोड़ा सा खोल के लिख लूँ, सपोज इस वाले को CH3 इट इज व्हाट? इट इज लाइक दिस CH3 3 टाइम्स C, यहाँ से क्या है CH2 पॉजिटिव। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप देखोगे इट इज CH3 C एंड CH2 पॉजिटिव। तो ये जो है ना ये वाला कार्बन दिस इज दिस कार्बन, यहाँ से इसको जोड़ा है CH2 पॉजिटिव, और इस कार्बन ने भी 3 बॉन्ड्स नहीं बनाए हैं, और वो 3 बॉन्ड्स इसने 3 मिथाइल ग्रुप्स के साथ जुड़े बनाए, ठीक है। इट्स CH3 ठीक है। तो इसने यहाँ पे सबस्क्रिप्ट 3 लिखा है, इट्स 3 टाइम्स। जब सिमिलर ग्रुप्स होते हैं उसको हम जो है ना सबस्क्रिप्ट के साथ भी लिख सकते हैं, कंडेंस्ड फार्मूला, दिस इज कंडेंस्ड, दिस इज स्ट्रक्चरल। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दिस कार्बन, दिस नॉट योर कार्बोकैटाइन इज पॉजिटिवली चार्जड कार्बन, दिस इज मतलब 4 डिग्री कार्बन, लेकिन हमें इसके साथ है। तो यहाँ पे जो है ना इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू ओनली 1 कार्बन, सो इट्स 1 डिग्री कार्बन, ठीक है। तो मैंने आपको यहीं पे बोला कि दिस इज 1 डिग्री, दिस 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। तो यहाँ पे आपका जो मोस्ट, ये कह रहा है ना लीस्ट स्टेबल कह रहा है, लेकिन मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा? 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, लेकिन 1 डिग्री यहाँ पे 2 है, 1 डिग्री इज दिस, 1 डिग्री इज दिस। अब हमने इन दोनों में कंपैरिजन करना होगा, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 में, ठीक है। जहाँ पे मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स ज़्यादा होंगे, क्योंकि डिग्री तो सेम है, अब हमने देखना है कि यानी इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स जहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप्स जहाँ पे ज़्यादा होंगे वहाँ पे जो है स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, बिकॉज इट इज एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। तो दिस इज, अब इसकी हम बात करेंगे CH2, सपोज इट इज़ CH2 पॉजिटिव CH3, ठीक है। इट इज़ CH2 पॉजिटिव, यहाँ से क्या है CH2 CH3। तो अगर आप सपोज इस वाले कार्बन को देखो, यानी दिस इज प्राइमरी, अब ये जिस कार्बन के साथ जुड़ा होगा ये वाला कार्बन है, अब ये वाला कार्बन यानी ये वाला कार्बोकैटाइन जिस कार्बन के साथ जुड़ा होगा हमारा फोकस उसी पे जाएगा। तो अगर आप इस वाले कार्बन को देखोगे यहाँ से एक मिथाइल है, लेकिन यहाँ से और 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर आप इसकी बात करोगे, मैं खोल के लिख रहा हूँ, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली सिर्फ एक ही मिथाइल जुड़ा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे 2 हाइड्रोजन से मतलब कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे इन एडिशन टू 1 मिथाइल ग्रुप यहाँ पे और 2 मिथाइल ग्रुप जो है इसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं, यानी इसकी पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को कम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप जो है ना सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, लेकिन ज़्यादा कहाँ पे डोनेट हो रहा है? जहाँ पे ज़्यादा ग्रुप्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ
पे 3 डोनेट कर रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ 1 डोनेट कर रहा है, यानी यहाँ पे ओवरऑल प्लस इफेक्ट ज़्यादा होगा और यहाँ पे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, बिकॉज दिस ऑल्सो 1 डिग्री, दिस 1 डिग्री, लेकिन अब नंबर ऑफ ग्रुप्स डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल प्लस इफेक्ट यानी डोनेटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है। इसमें कम होगा एज कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है। तो इन दोनों में से जो कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा दैट विल बी दिस वन, एंड दिस वन विल बी द लीस्ट स्टेबल, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप इसकी पॉजिटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड को कम कर रहा है, ठीक है। तो नॉर्मली हमारे पास 1 डिग्री कार्बोकैटायन नॉर्मली लीस्ट स्टेबल होता है, लेकिन जहाँ पे कम ग्रुप्स होंगे, कम प्लस इफेक्ट, सपोज यहाँ पे अगर आप देखोगे इन दोनों की स्टेबिलिटी, सपोज दिस इज ऑप्शन ए, दिस इज ऑप्शन बी, इनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है, ठीक है। तो पहले आप देखोगे जिस कार्बन के साथ जुड़े होंगे उनके साथ कितने ग्रुप्स वहाँ पे जुड़े होंगे। तो यहाँ पे 3 ग्रुप्स जुड़े हैं, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा, बिकॉज स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। तब अब प्लस आई इफेक्ट है, लेकिन अब अगर डिग्री सेम है तो वो डिपेंड करता है वहाँ पे नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ग्रुप्स डोनेट कर रहे हैं, तो इट विल बी मोर स्टेबल एंड इट विल बी लेस स्टेबल। तो ऑप्शन में अगर आप यहाँ पे देखोगे लीस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन इज योर ऑप्शन 1 एंड मोस्ट स्टेबल इज दिस इज ऑप्शन 3 दैट इज 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। उसके बाद और एक क्वेश्चन, ओके इस वाले क्वेश्चन को ज़रा देखो। एमंग द गिवन कैटाइंस द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम, कार्बोनियम का मतलब कार्बोकैटाइन, ठीक है। तो मैंने आपको अभी बोला कि यहाँ पे इट इज़ 0 डिग्री, इट इज़ प्राइमरी, इट इज़ सेकेंडरी एंड इट इज़ टर्शरी। तो मोस्ट स्टेबल कौन सा होता है, दैट्स 3 डिग्री। तो आप हमेशा याद रखेंगे 3 डिग्री इज़ मोर देन 2 डिग्री इज़ मोर देन 1 डिग्री इज़ मोर देन 0 डिग्री, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन कि वहाँ पे नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप्स कितने जुड़े होते हैं, ठीक है। बिकॉज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ एनी कैटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ एनी पॉजिटिव चार्ज स्पीशी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। अब अगर प्लस आई ग्रुप्स हर एक सेम है, लेकिन वहाँ पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप्स कितने होंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट कार्बोकैटाइन। अब कार्बेनियन जो है, सपोज दिस इज कार्बोकैटाइन, कार्बेनियन जो होगा ना, यानी जो नेगेटिवली चार्जड कार्बन, ठीक है। कार्बेनियन के केस में उल्टा ऑर्डर होगा, बिकॉज योर कार्बेनियन जो है ना दैट इज नेगेटिवली चार्जड स्पीशी। सपोज अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ रिगार्डिंग कार्बेनियन, सपोज इट्स CH3 नेगेटिव, CH2, CH3, this is negative, CH3 negative, this is 2 डिग्री, this is 1 डिग्री, this is 0 डिग्री, this is 2 डिग्री। अब 3 डिग्री में बना रहा हूँ, इट C नेगेटिव, यहाँ से 1, यहाँ से 1, यहाँ से 1, मतलब मिथाइल CH3। एज यू नो दैट कि मैंने आपको बोला कि स्टेबिलिटी ऑफ द नेगेटिवली चार्जड स्पीशीज, स्टेबिलिटी ऑफ द नेगेटिव चार्ज, ऑब्वियसली मैंने आपको बोला था कि स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एंड दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और प्लस आई इफेक्ट। यहाँ पे आएगा माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप्स जुड़े हैं, ये हर एक वहाँ पे क्या दिखा रहा है, प्लस आई इफेक्ट। तो हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, क्योंकि मिथाइल तो हर एक जगह है, यानी प्लस आई इफेक्ट तो हर एक जगह अब नंबर डिसाइड करेगा। जहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप्स कम होंगे वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, जहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा होंगे वो सबसे लीस्ट स्टेबल होगा। तो यहाँ पे जो कार्बेनियन जो है नेगेटिवली चार्ज का, यहाँ पे इसको 3 मिथाइल ग्रुप्स दे रहे हैं, यहाँ पे इसको 2 दे रहे हैं, यहाँ पे इसको जो है ना 1 ही दे रहा है और यहाँ पे कोई भी नहीं, ठीक है। तो याद रखना मेरी बात, कार्बेनियन के केस में स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो है ना दैट इज 0 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री। ये बिल्कुल किसका अपोजिट है, कार्बोकैटाइंस का, क्योंकि वहाँ पे कार्बोकैटाइंस के केस में वहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप्स क्या कर रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को दे रहे हैं, यानी वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव, ये ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज है, जब मिथाइल ये भी देगा इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी देगा, तो नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जितना कम होता है ना उतना ही स्टेबल आपका वो चार्जर स्पीशी होती है, ठीक है। दिस वाज अबाउट द कार्बेनियन। उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को देखो। पहले क्वेश्चन नंबर 5, इट सेज दैट कि आपको क्या दिया गया है, इट इज़ यानी आपके पास ब्यूटेन है, यानी उसके साथ जुड़ा है क्लोरीन, इट इज़ मतलब इट्स कॉल्ड 1 क्लोरोब्यूटेन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ क्लोरीन इज मिनिमम ऑन, मिनिमम किस पे मिनिमम होगा, इट इज़ कार्बन नंबर 4, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि चाहे वो डोनेटिंग इफेक्ट हो या विड्रॉइंग इफेक्ट हो, इंडक्टिव इफेक्ट इट डिक्रीजेज विद डिस्टेंस, यानी यहाँ पे अगर क्लोरीन विड्रॉइंग ग्रुप है तो सबसे ज़्यादा यानी ये जो है ना कहाँ से विड्रा करेगा, कार्बन नंबर 1 से, उसके बाद 2, 3, 4। तो मिनिमम जो है ना, मिनिमम इफेक्ट किस पे होगा, कार्बन नंबर 4 पे, और सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पे होगा, दैट इज़ कार्बन नंबर 1 पे। तो इट सेज दैट इट इज़ मिनिमम ऑन 1, मिनिमम ऑन कार्बन नंबर 4। उसके बाद
नॉर्मली मैंने आपको बोला कि जो मिथाइल ग्रुप्स जो होते हैं ना, दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, यानी उनका प्लस आई इफेक्ट होता है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप विड्रॉइंग इफेक्ट यानी माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है। और वो कौन सा केस है अब यहाँ पे हम देख लेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स CH3 शोज माइनस आई इफेक्ट। नॉर्मली CH3 क्या दिखाता है, प्लस आई इफेक्ट, डोनेटिंग इफेक्ट, लेकिन माइनस आई इफेक्ट कहाँ पे दिखा रहा है अब यहाँ पे हम देख लेंगे। देखो हमारे पास एक कंपाउंड आ रहा है, एक कंपाउंड हमारे पास आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हेलो अल्केन्स में, दैट्स कॉल्ड ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट। ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट, ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट क्या होता है, इट इज़ नॉर्मली RMgX। देख ये इसकी जनरल फॉर्मूला है, इट्स RMgX। R कैन बी ऑल्सो दिस अल्काइल, लेकिन ये बेंजीन रिंग भी हो सकती है। दिस इज मैग्नीशियम, X इज हेलोजन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑप्शन सी में इसने दिया है इट इज विच वन, इट इज CH3, एक सेकेंड, इट इज CH3 MgBr। Br इज यहाँ पे हेलोजन, R इज यहाँ पे CH3। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं ना ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट को, नॉर्मली होता है ना इट्स R, जनरल फॉर्मूला RMgX। आपको पता है कि इट इज़ लाइक दिस, मतलब ये जो मैग्नीशियम जो है इसके साथ कौन कौन सा ग्रुप जुड़ा है, एक तो अल्काइल और एक तरफ से हेलोजन। याद रखना मेरी बात, आपको पता होगा कि नॉर्मली मैग्नीशियम इज मेटल, मैग्नीशियम इज मेटल। और आपको ये भी पता होगा कि मतलब मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करके कैटायंस बनाते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, आर और मेटल के बॉन्ड, चूंकि मैग्नीशियम इज मेटल, तो मैंने आपको पहले ही बोला कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करके उन पे जो है ना, मतलब दे नॉर्मली फॉर्म कैटायंस, ठीक है, कैटायंस। आपने कभी मेटल्स पे नेगेटिव चार्ज नहीं देखी होगी, ठीक है। तो मैग्नीशियम, अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो असल में जो है ना यहाँ पे, असल में बात अगर आप यहाँ पे देखोगे नॉर्मली, मैं यहाँ पे क्या बोल रहा था कि मेटल्स आर नॉर्मली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं डायरेक्टली आपके सामने NCERT रखूँ, ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट कहाँ पे दिया है, यहाँ पे अगर आप देखोगे इट इज़, यहाँ पे ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट इट्स RMgX, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या था, इट वॉज CH3 सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड X। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मैग्नीशियम इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मैग्नीशियम इज व्हाट, मैग्नीशियम इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो यहाँ पे इसने इस पे दिखाया है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और जो है R पे दिखाया है पार्शियल नेगेटिव। और नॉर्मली अगर आप देखोगे इसने डायरेक्शन ऑफ एरो, अगर आप देखोगे ना एरो किसकी तरफ है, इट मीन्स कि यहाँ पे R जो है ना आपका, इस पे जो नेगेटिव चार्ज असल में आ रही है ना, इट इज़ बिकॉज कि यहाँ पे ये थोड़ा सा अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट दिखा रहा है। तो इन शॉर्ट आपने याद रखना है कि ये जो ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट होता है ना, उसमें जो आपका अल्काइल होता है ना, वो दिखाता है माइनस आई इफेक्ट। ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो इन शॉर्ट ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट का जो CH3, इसको डेप्थ में जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, इसमें ऑप्शन नंबर C आएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 को जरा देखो। मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटाइन इज, कार्बोकैटाइन यानी पॉजिटिवली चार्जेड स्पीशीज में ज़्यादा कौन स्टेबल होगा, तो इट्स CH2। हर एक कार्बोकैटाइन प्राइमरी है, ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन कौन सा ग्रुप जुड़ा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन अगर ए आप देखोगे इट इज़ क्लोरीन, यानी 3 क्लोरीन यहाँ पे, ऑप्शन सी में 3 फ्लोरीन, ऑप्शन डी में 3 आयोडीन, और ऑप्शन बी में यानी 3 हाइड्रोजन एटम्स, यानी कोई इफेक्ट नहीं, ऑप्शन बी में कोई इफेक्ट नहीं। लेकिन यहाँ पे माइनस है 3 ग्रुप्स का, यहाँ पे माइनस है 3 ग्रुप्स का, यहाँ पे माइनस है 3 ग्रुप्स का। अब आप खुद ही देखो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन, एज यू नो दैट कि कार्बोकैटाइन इज पॉजिटिवली चार्जड स्पीशी। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि स्टेबिलिटी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, स्टेबिलिटी ऑफ व्हाट, स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो होता है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एंड दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो होते हैं ना, ये पॉजिटिवली चार्जड स्पीशी की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डायरेक्टली आएगा ऑप्शन CACD जो है ना, ये सबसे ज़्यादा, मतलब ये अनस्टेबल होंगे, बिकॉज यहाँ पे विड्रा कर रहे हैं, यानी इसकी मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करते हैं। तो अगर आप फॉर्मूला से भी याद रखोगे, स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और वी कैन से माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस इफेक्ट यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो तीनों के तीनों, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं, नो इफेक्ट, बिकॉज हाइड्रोजन शोज 0 इफेक्ट, ठीक है, नो इफेक्ट। तो इसका डायरेक्टली ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज यहाँ पे ना तो डोनेट कर रहा है ना तो विड्रा कर रहा है, लेकिन यहाँ पे विड्रा कर रहा है, मतलब इस पे जो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है, मतलब इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटाइन, मोस्ट स्टेबल इज ऑप्शन बी। अगर मैं इसको क्वेश्चन बनाऊं, लीस्ट स्टेबल कार्बोकैटाइन कौन सा आएगा, लीस्ट स्टेबल,
लीस्ट स्टेबल इन तीनों में से कौन सा आएगा, दैट विल बी द ऑप्शन सी। क्योंकि तीनों ग्रुप्स यहाँ पे भी, तीनों ग्रुप्स यहाँ पे भी, तीनों ग्रुप्स यहाँ पे भी, लेकिन आपको ये चीज़ पता होगा कि फ्लोरीन इज ग्रेटर देन, फ्लोरीन इज ग्रेटर देन, क्लोरीन इज ग्रेटर देन, ब्रोमीन इज ग्रेटर देन आयोडीन। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा विड्राइंग इफेक्ट किसका होगा, फ्लोरीन का। ठीक है, तो जब विड्राइंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, यानी इट इज़ फ्लोरीन, CF3 CH2 पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आएगा नॉर्मली मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन इज ऑप्शन बी एंड लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन इज ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद और एक क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन नंबर 30 को जरा देखो। मोस्ट स्टेबल कार्बेनियन इज, कार्बेनियन का मतलब नेगेटिवली चार्जड कार्बन, कौन सा ज़्यादा कार्बोनियन ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो इट इज़ नेगेटिवली चार्जड स्पीशी। तो स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज जो है ये किस पे डिपेंड करता है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब जरा यहाँ पे देखो, स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो यहाँ पे आएगा, पहले रिलेशन को लिखा करो हमेशा, स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I। ठीक है, -I और EWG। तो क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, इट इज़ कार्बन, कार्बन के साथ फ्लोरीन, कार्बन के साथ 3 क्लोरीन, कार्बन के साथ 3 आयोडीन, कार्बन के साथ 3 ब्रोमीन। तो नॉर्मली अगर आप देखोगे, फ्लोरीन हैज़ गॉट द मतलब हाईएस्ट पॉसिबल -I इफेक्ट, बिकॉज फ्लोरीन इज ग्रेटर देन, क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो याद रखना मेरी बात, जहाँ पे -I इफेक्ट ज़्यादा होगा वहाँ पे नेगेटिवली चार्ज स्पीसी सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, तो इसका डायरेक्टली जो है ना मोस्ट स्टेबल कार्बोनियन दैट इज डायरेक्टली ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इट इज CF3 CH2 नेगेटिव। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन जो था उसमें था पॉजिटिवली चार्जड कार्बन, उसमें जो है ना लीस्ट स्टेबल कौन सा था, दैट वाज CF3 बिकॉज CF3 इज मोस्ट विड्राइंग एमंग CCl3 CI3 एंड CBr3। CF3 मोस्ट विड्राइंग है, तो पॉजिटिवली चार्ज के लिए इन्वर्स रिलेशन है, लेकिन नेगेटिव चार्ज स्पीशी के लिए डायरेक्ट रिलेशन है, किसके साथ, इफेक्ट के साथ, -I इफेक्ट के साथ। ठीक है, तो अगर आप इसको ऑर्डर भी दोगे, इट इज ऑर्डर, अगर आप ऑर्डर दोगे, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी दैट इज CF3 इज ग्रेटर देन, CCl3 इज ग्रेटर देन, CBr3 इज ग्रेटर देन CI3। ठीक है, तो मोस्ट स्टेबल ये आएगा। ठीक है, CF3 वाला। ओके, उसके बाद और एक क्वेश्चन, ओके, इस वाले क्वेश्चन को जरा देखो, क्वेश्चन नंबर 124। इट सेज दैट कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स हैज़ लोवेस्ट वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्योंकि बात किसकी कर रहा है, एसिड्स की, तो हर एक इलेक्ट्रोलाइट यानी हर एक कंपाउंड जो होता है ना, उसके लिए अपना डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। तो नॉर्मली एसिड्स के लिए जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है दैट इज Ka। तो मैंने आपको रिलेशन भी बोली है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला नीचे, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka। K इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या रखना याद, स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka। तो हमसे पूछा जा रहा है कि लोवेस्ट वैल्यू ऑफ Ka, यानी Ka का वैल्यू जितना कम होगा उतना ही आपका एसिड वीक होगा, यानी उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम होगी। तो असल में क्वेश्चन में हमने क्या ढूंढना है कि इनमें से चारों में से वीकेस्ट एसिड कौन सा है, बिकॉज वीकेस्ट एसिड जो है ना वही होगा, यानी जो वीक एसिड होगा उसका ही डिसोसिएशन कांस्टेंट कम होगा, बिकॉज रिलेशन इज डायरेक्ट। और जो एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसका Ka वैल्यू उतना ज़्यादा होगा, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि लोवेस्ट वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब लोवेस्ट वैल्यू ऑफ Ka। तो हमने यहाँ पे ढूंढना है कि आपका वीक एसिड सबसे कौन सा है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे इट इज़ कार्बन नंबर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो 3 कार्बन एटम्स हर एक केस में। अब हम देखेंगे ग्रुप्स, यहाँ पे फ्लोरीन इट्स -I इफेक्ट, यहाँ पे फ्लोरीन -I इफेक्ट, यहाँ पे ब्रोमीन -I इफेक्ट, और यहाँ पे भी ब्रोमीन दैट इज -I इफेक्ट। लेकिन अब डिपेंड करेगी पोजीशन जितना ज़्यादा नज़दीक होगा वहाँ पे ज़्यादा जो है ना उसका इन्फ्लुएंस होगा। तो इट इज़ कार्बन नंबर 2 1, इट्स 1 2 3। तो अगर हम फ्लोरीन के केस में देखेंगे, पहले देखो नॉर्मली पहले हम देखेंगे एसिड्स की स्ट्रेंथ, कौन ज़्यादा स्ट्रांग है और कौन सा ज़्यादा वीक है। तो नॉर्मली अगर आप देखोगे इट इज़ फ्लोरीन ब्रोमीन। तो नॉर्मली जो है फ्लोरीन हैज़ गॉट मोर इफेक्ट देन व्हाट, क्योंकि फ्लोरीन क्लोरीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन। तो फ्लोरीन जो है ना, फ्लोरीन हैज़ गॉट ग्रेटर इंडक्टिव इफेक्ट यानी -I इफेक्ट एज कम्पेयर टू ब्रोमीन। तो जिस किसी एसिड में भी अगर फ्लोरीन होगा और ब्रोमीन होगा तो वहाँ पे जिसके साथ फ्लोरीन होगा दैट विल बी कॉल्ड एज द स्ट्रॉन्ग एसिड, और उसी एसिड का ज़्यादा Ka वैल्यू होगा। लेकिन क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, जिसका Ka वैल्यू कम होगा यानी जो सबसे वीक एसिड होगा। तो अगर हम देखेंगे ऑप्शन ए और बी में और ऑप्शन सी और डी में, क्योंकि फ्लोरीन है,
फ्लोरीन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड किस पे डिपेंड है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो है ना इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। तो यहाँ पे चूंकि माइनस आई इफेक्ट तो चारों के केस में, लेकिन उस पर डिपेंड, उसके बाद डिपेंड करता है कि स्ट्रेंथ ऑफ ग्रुप्स पे, जो स्ट्रेंथ ऑफ यानी जो सबस्टिट्यूएंट ग्रुप्स जो जुड़े होंगे उन पे डिपेंड करती है आपकी स्ट्रेंथ। तो अगर हम ए की बात करेंगे और बी की बात करेंगे, ए और बी, क्योंकि फ्लोरीन और सी और डी में ब्रोमीन, तो नॉर्मली हमारे पास ए और बी जो होंगे ये दोनों सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। इन दोनों में कौन सा होगा, हमें उसके साथ बिल्कुल कुछ भी नहीं है। हम फ्लोरीन की बात करें और ब्रोमीन की बात करें, जिसमें फ्लोरीन होगा उसमें माइनस आई ज़्यादा होगा और उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, सो ए और बी आर स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू सी एंड डी। लेकिन हमसे स्ट्रॉन्गर नहीं पूछा रहा है, हमसे देखा जा रहा है कि वीक एसिड कौन सा है और उसी का के वैल्यू कम होगा। अब हमने इन दोनों में देखना है कि वीक एसिड कौन सा होगा, ऑप्शन सी और डी में। क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे ब्रोमीन है, ब्रोमीन भी विड्रा कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कार्बन नंबर 3 पे ब्रोमीन भी विड्रा कर रहा है, ठीक है। लेकिन पोजीशन जो है ना सबसे ज़्यादा कहाँ पे विड्रा करेगा, जहाँ पे नज़दीक होगा, ठीक है। क्योंकि कार्बन नंबर 2 पे यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे कार्बन नंबर 3 पे ब्रोमीन विल बी मोर विड्राइंग, बिकॉज पोजीशन पे भी डिपेंड करता है। एक तो नंबर पे डिपेंड करता है, जहाँ पे ज़्यादा नंबर होंगे, अगर पोजीशन सेम होंगे लेकिन नंबर ज़्यादा होंगे, वहाँ पे नंबर डिसाइड करेगा। लेकिन अगर नंबर सेम होगा लेकिन पोजीशन डिफरेंट होगी, लेकिन जो नज़दीक वाली पोजीशन होगी ना, नज़दीक वाली, वहीं ज़्यादा इफेक्ट दिखाता है, ठीक है। चाहे वो विड्रॉइंग हो चाहे वो डोनेटिंग हो। तो इन दोनों के केस में जो विड्रॉइंग इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा, दैट विल बी विच वन, जिसमें कार्बन नंबर 2 पे होगा, ठीक है। तो एज कम्पेयर टू सी एंड डी इज स्ट्रॉन्गर एसिड एज कम्पेयर टू सी, बिकॉज डी पे जो है ना कार्बन नंबर 2 पे ही विड्रा कर रहा है, ठीक है। तो सी इज द वीकेस्ट एसिड। जब वीकेस्ट एसिड होगा इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी और इसका के वैल्यू भी सबसे कम होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपको डायरेक्टली क्या आएगा, ऑप्शन नंबर C1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 124 का ऑप्शन सी आएगा, ठीक है। उसके बाद और एक क्वेश्चन इसी के नीचे क्वेश्चन नंबर 125 है। It says that कि which of the following acids has the lowest pKa value। तो पहले अपने रिलेशन को याद रखना होगा कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो होती है इट इज़, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड कहाँ पे है, हाँ यहाँ पे, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa, और ऊपर क्या था, इट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka। तो क्वेश्चन सेज दैट कि लोवेस्ट वैल्यू ऑफ pK किस में होगा, तो लोवेस्ट pK वैल्यू उसी में होगा जिसमें आपका एसिड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा, यानी जिसमें एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उसमें सबसे, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है, तो इन्वर्स के केस में अगर एक ज़्यादा होता है दूसरा सबसे कम होता है, ठीक है। तो हमने क्या देखना है कि लोवेस्ट वैल्यू ऑफ पीके, तो उसका मतलब लोवेस्ट वैल्यू ऑफ पीके का मतलब हमने देखना है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड इनमें से कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं चारों ऑप्शंस को। तो इट इज़ कार्बन नंबर 1 2, इट्स 1 2 3 1 2 1 2, ठीक है। तो अगर आप देखोगे सपोज नंबरिंग करते हैं कार्बन एटम्स की 1 2 1 2 3 1 2 1 2। अब हम देखेंगे यहाँ पे ग्रुप्स को, इट इज़ NO2 माइनस आई इफेक्ट, NO2 माइनस आई इफेक्ट, क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट, यहाँ पे 3 क्लोरीन है, तीनों क्या दिखाते हैं, माइनस आई इफेक्ट। अब हमने देखना है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा। देखो, क्योंकि अगर हम पहले देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को, यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स हैं, यहाँ पे भी 2 कार्बन एटम्स है और यहाँ पे भी 2 कार्बन एटम्स है, और यहाँ पे भी है ना कार्बन नंबर 2 पे क्या है, कार्बन नंबर 2 पे आपका सबस्टिट्यूएंट है यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पे भी कार्बन नंबर 2 पे है और यहाँ पे भी कार्बन नंबर 2 पे है। क्योंकि यहाँ पे कार्बन नंबर 3 पे है, तो चूँकि पोजीशन जो है ना, पोजीशन दूर है। अगर हम ए और बी को कंपेयर करेंगे, चूँकि नाइट्रो ग्रुप तो सेम है, लेकिन पोजीशन जो है ना, जो जितना ज़्यादा दूर होता है ना उसका इफेक्ट कम होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि इट डाइज ऑफ विथ डिस्टेंस, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वीक एसिड जो है ना, दैट विल बी द ऑप्शन बी, वीक एसिड। लेकिन हमने वीक एसिड की बात नहीं करनी, हमने देखना है स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा और उसी का पी के वैल्यू सबसे कम होगा। तो चूँकि इसमें 3 कार्बन एटम्स हैं, चूँकि डिस्टेंस दूर है, तो इसमें जो है ना इंडक्ट इफेक्ट माइनस इफेक्ट कम होगा। उसके बाद हम बात करेंगे ए, सी और डी की। चूँकि ए में जो है ना कार्बन नंबर 2 पे कौन सा ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑप्शन सी में कार्बन नंबर 2 पे क्लोरीन ग्रुप है। क्योंकि आपको पता होगा कि नाइट्रो ग्रुप जो होता है ना, इसका ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू हैलोजेंस। सपोज यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे सपोज ऑप्शन ए की और ऑप्शन
सी, इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, दैट विल बी द ए पार्ट, बिकॉज यहाँ पे नाइट्रो है ज़्यादा विड्राइंग है, यहाँ पे क्लोरीन है नाइट्रो से कम विड्राइंग है। तो अभी हमारे पास जो है ना ये वाला स्ट्रॉन्ग आ रहा है, लेकिन ये दोनों बाहर हो गए, बी और सी तो बाहर हो गए, लेकिन अब कंपैरिजन है सी और ए का। क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे जो है इट इज़ CH2NO2, यानी कार्बन जो है ना इसके साथ 2 हाइड्रोजन्स भी हैं और एक नाइट्रो ग्रुप है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे इस कार्बन को, यहाँ पे 3 हैलोजन एटम्स विड्रा कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, चलो ग्रुप्स अगर डिफरेंट भी होंगे लेकिन नंबर भी डिसाइड करता है, क्योंकि यहाँ पे एट अ टाइम 3 क्लोरीन एटम्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। यहाँ पे एट अ टाइम 3 क्लोरीन एटम्स विड्रा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एट अ टाइम सिर्फ एक नाइट्रो ग्रुप विड्रा कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ना नंबर के केस में अगर ग्रुप्स डिफरेंट भी होंगे ना, लेकिन नंबर जब ज़्यादा होगा ना वहाँ पे ओवरऑल विड्राइंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो जब विड्राइंग इफेक्ट ज़्यादा, एज यू नो दैट कि स्ट्रॉन्ग ऑफ एसिड जो है ना इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। जितना विड्राइंग इफेक्ट ज़्यादा उतना एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो इसमें जो है ना इन चारों में से सबसे ज़्यादा एसिड स्ट्रॉन्ग जो है ना दैट विल बी द ऑप्शन नंबर D1। ऑप्शन नंबर डी पार्ट जो है ना ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसके लिए पी के ए की वैल्यू कम होगी, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट करूंगा ऑप्शन बी क्यों एलिमिनेट हो गया, बिकॉज कार्बन नंबर 3 पे आपका ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पे इफेक्ट कम होगा। उसके बाद कार्बन नंबर 2 पे इन 3 केस में ए, सी और डी में था, लेकिन ए और सी में जो है ना नाइट्रो इज मोर स्ट्रॉन्गर, तो ए विल बी मोर स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू सी। बट ए क्यों बाहर गया, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक ही था, यहाँ पे 3 ग्रुप्स थे, ठीक है। तो दिस वॉज अबाउट दिस वन। उसके बाद और एक क्वेश्चन ओके, क्वेश्चन नंबर 136 को जरा देखो। क्वेश्चन नंबर 136, अरेंज द कंपाउंड्स फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द डिक्रीजिंग एसिडिटी ऑर्डर। डिक्रीजिंग हमेशा याद रखना चाहिए, इंक्रीजिंग क्या होता है और डिक्रीजिंग क्या होता है। डिक्रीजिंग का मतलब जो आपके राइट साइड में आएगा ना उसका सबसे कम वैल्यू होगा, चाहे वो कोई भी ऑर्डर हो। डिक्रीजिंग सपोज इट इज़ लेफ्ट, अगर आप लेफ्ट और राइट जाओगे, सपोज अगर आप लेफ्ट और राइट जाओगे ना आपको क्या देना है, सपोज डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो आपका जो राइट एक्सट्रीम में होगा ना उसकी सबसे मिनिमम वैल्यू होगी डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग। लेकिन अगर आपने लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर देना होगा, क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर, INC इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग, तो आपके जो राइट साइड में होगा उसका सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगा, कोई भी वैल्यू हो, कोई भी क्वांटिटी हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात किसकी कर रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ की। तो आपका जो राइट साइड में होना चाहिए ना उसकी सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, और जो लेफ्ट में होगा उसकी मैक्सिमम होनी चाहिए, और इस वाले की केस में लेफ्ट में सबसे मिनिमम, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पे हम बात करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो कार्बन एटम्स को पहले काउंट करते हैं, इट्स 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। उसके बाद ग्रुप्स, क्योंकि यहाँ पे जो है ना अगर आप देखोगे सपोज यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं जुड़ा है, कोई भी ग्रुप मतलब नॉर्मली कार्बन एटम्स 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे 4, तो कोई भी कार्बन के एटम के अलावा कोई भी सब्स्टिट्यूट एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं, ना तो कोई विड्राइंग है ना तो कोई डोनेटिंग है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सपोज यहाँ पे ब्रोमीन इज विड्राइंग माइनस आई इफेक्ट, क्लोरीन इज ऑल्सो विड्राइंग माइनस आई इफेक्ट, क्लोरीन इज ऑल्सो माइनस विड्राइंग इफेक्ट। लेकिन मैंने आपको ये बोला कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो होता है ना इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। तो अब यहाँ पे भी माइनस आई, देखो यहाँ पे भी माइनस आई, यहाँ पे भी माइनस आई, यानी Q और S में तीनों केस में माइनस आई। तो ये तीनों एसिड जो है ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी एज कम्पेयर टू P, बिकॉज P में ना तो डोनेट कर रहा है ना तो विड्रा कर रहा है, इन तीनों में विड्रा कर रहा है। यूर P विल बी द वीकेस्ट एसिड, यानी इसकी एसिडिटी सबसे कम होगी। तो अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा राइट साइड में कौन सा वाला होगा, जो मिनिमम होगा, जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पे, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रही है तो जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पे कम होगी राइट साइड में वही आएगा। तो आपके राइट एक्सट्रीम साइड में कौन सा वाला आएगा, P वाला, P। तो ऑप्शंस को फिर देखा करो, आपके राइट साइड में P कहाँ पे, यहाँ पे P, यहाँ पे P, यहाँ पे P, तो आपका पहला ऑप्शन इग्नोर होगा यानी एलिमिनेट होगा। दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। उसके बाद कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 2। तो पहले हम कार्बन नंबर 2 को देख लेते हैं। चलो पहले हम कंपेयर कर लेंगे किसको, क्यू और आर को कंपेयर कर लेंगे। एज यू नो दैट कि नॉर्मली क्लोरीन हैज़ गॉट स्ट्रॉन्गर इफेक्ट एज कम्पेयर टू ब्रोमीन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे पोजीशन भी मैटर करती है, क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन जो है ना कार्बन नंबर 2 से ही विड्रा कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन विड्रा कर रहा है फ्रॉम कार्बन नंबर 3। तो चूंकि पोजीशन नज़दीक है ना तो आपका ऑप्शन जो है ना Q विल बी ग्रेटर देन आर, Q विल बी ग्रेटर देन आर, ये बात आप याद रखना, ठीक है। यहाँ पे इस केस में नॉर्मली देखो अगर ग्रुप स्ट्रांग होगा लेकिन अगर वो
देखो अगर दो ग्रुप्स होंगे, यहाँ पे क्लोरीन है और ब्रोमीन है, क्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर विड्रॉइंग एज कम्पेयर टू ब्रोमीन, लेकिन पोजीशन जो है ना क्लोरीन की पोजीशन दूर है एज कम्पेयर टू ब्रोमीन, तो उस केस में जब क्लोरीन दूर होगा, जब पोजीशन दूर होगी, दैट विल बी कंसिडर्ड एज उसमें उसका जो इफेक्ट वीक होगा, बिकॉज एज विद डिस्टेंस आपको ये पता होगा कि इट डाइज विद डिस्टेंस, ठीक है। तो क्यू विल बी ग्रेटर देन आर, लेकिन अगर सपोज हम, चूंकि क्यू विल बी ग्रेटर देन आर, अब क्यू और एस का कंपेरिजन जाएगा, क्योंकि क्यों कार्बन और 2 पे क्या है ब्रोमीन, लेकिन यहाँ पे भी कार्बन और 2 पे क्या है, लेकिन यहाँ पे कार्बन और 2 पे क्या है, दैट इज क्लोरीन, लेकिन सिर्फ एक ही क्लोरीन नहीं बल्कि दो क्लोरीन एटम्स, ठीक है। तो आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, दैट विल बी एस, सो एस विल बी ग्रेटर देन क्यू, एस विल बी ग्रेटर देन क्यू। तो अपने लेफ्ट साइड में कौन सा होना चाहिए जिसका मैक्सिमम होगा, दैट इज एस, तो यहाँ पे एस, यहाँ पे भी एस, तो ऑप्शन बी भी आपका एलिमिनेट हो गया। तो एस इज ग्रेटर देन क्यू, एस इज ग्रेटर देन क्यू, क्यू इज ग्रेटर देन आर, एंड में आएगा पी, ठीक है। सो एस इज ग्रेटर देन क्यू, क्यू इज ग्रेटर देन आर, एंड आर इज ग्रेटर देन पी, तो इसका ऑप्शन सी आएगा। पहले मैं इसका आंसर देख रहा हूँ, ठीक है, इसका मैं आंसर देखूंगा, तो इसका नॉर्मल आंसर आएगा यहाँ पे सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 136। यहाँ पे देखो इट्स 136, ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल हमारा ऑप्शन करेक्ट, तो बिल्कुल हमारा ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ओके और एक क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम जो है ना बेसिक स्ट्रेंथ को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद डिफरेंट पैटर्न्स के क्वेश्चंस। ऑर्डर ऑफ के ए फॉर द फॉलोइंग एसिड, एज यू नो दैट कि के ए स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो होती है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ए, तो जिसका ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उसका ज़्यादा के ए, लेकिन हमने ऑर्डर देना है, ठीक है। तो पहले अब देखो यहाँ पे इट्स कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2। देखो अगर आप देखोगे यहाँ पे 3 ग्रुप्स हैं, इट इज़ अल्काइन, यहाँ पे अल्कीन, लेकिन यहाँ पे जो है ना इट इज़ मिथाइल CH3, तो CH3 हैज़ गॉट प्लस आई इफेक्ट, लेकिन अल्काइन जो है ना इट हैज़ गॉट माइनस आई इफेक्ट, और अल्कीन हैज़ ऑल्सो गॉट माइनस आई इफेक्ट। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो है ना दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के ए, बट ऑल्सो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, तो माइनस आई जिसमें ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा। अगर आप ऑर्डर को देखोगे, ना माइनस आई ग्रुप्स का ऑर्डर अगर आप देखोगे, मैं आपके सामने रख रहा हूँ, दैट इज यहाँ पे देखो, यहाँ पे बिल्कुल C ट्रिपल बॉन्ड C जो है, C ट्रिपल बॉन्ड C इट हैज़ गॉट मोर एज कम्पेयर टू C डबल बॉन्ड C, यानी अल्काइन हैज़ गॉट मोर एज कम्पेयर टू अल्कीन विड्रॉइंग पावर, ठीक है। तो विड्रॉइंग पावर ज़्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। तो ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकंड में ऑप्शन 1 विल बी ग्रेटर देन ऑप्शन 2, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा, 1 विल बी ग्रेटर देन सेकंड, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे ना प्लस इफेक्ट, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा, सो ये एंड में आएगा, इट इज़ ऑप्शन थर्ड। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड का ऑर्डर 1 is 2 इज ग्रेटर देन थर्ड, लेकिन ऑब्वियसली स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ए, तो के ए का ऑर्डर बिल्कुल सेम होगा एज कम्पेयर टू द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, इट इज ऑप्शन 1, 2 एंड 3। तो आई थिंक कि एसिडिक स्ट्रेंथ के जो है ना रिगार्डिंग एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, तो जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस थे ना एलिफैटिक, यानी जहाँ पे आपका बेंजीन रिंग जुड़ा नहीं होगा तो उनको हम नाम देंगे एलिफैटिक, जहाँ पे बेंजीन होगा उसको हम नाम देंगे एरोमेटिक। तो आई थिंक ये सारे क्वेश्चंस हो गए, तो आप खुद भी चेक कर लेना वहाँ पे कि कितने पैटर्न्स के क्वेश्चंस वहाँ पे होंगे, तो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन और एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रहूँगा, सिर्फ एक क्वेश्चन जो कि मैंने हाइड्रोकार्बन वहाँ पे अल्काइंस के बारे में वहाँ पे मैंने छोड़ा था, ठीक है, अल्काइंस के केस में, और एक क्वेश्चन बस। ओके इस वाले क्वेश्चन को ज़रा देखो, आपके पास क्या दिया गया है, इट इज़ अल्काइन, अल्कीन एंड अल्कीन, यानी इट इज़ ईथाइन, ईथीन एंड ईथेन। हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो नॉर्मली जो है ना अल्काइंस आर मोर एसिडिक, उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, लेकिन मैंने वहाँ पे नहीं बोला था कि क्यों। असल में उसका रीज़न है ना दैट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट इज़ विड्रॉइंग इफेक्ट। सपोज ये अपना एच बाहर लगाएगा तो यहाँ पे बनेगा C-, ये भी एक एच लगाएगा बाहर, इट इज़ CH-, और ये एक एच बाहर लगाएगा, ये बनाएगा CH2-, यानी ये अपनी कॉरस्पॉन्डिंग कंजुगेट बेसिस बनाएंगी, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि स्टेबिलिटी ऑफ strength of acid is directly proportional to stability of conjugate base. As you know that कि conjugate base is negatively charged, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, और उसके बाद मैंने आपको बोला था कि नेगेटिव चार्ज, स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज जो है ना इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, और इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो यहाँ पे अगर आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है, अगर आप देखोगे दिस कार्बन या ये खुद कार्बन, चलो हम इन कार्बन की बात करेंगे, दिस कार्बन मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगा कि किस तरह से, दिस कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड, दिस वन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, एंड दिस वन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और याद रखा मेरी बात, मैंने आपको बोला कि sp हाइब्रिडाइज्ड के केस में पर्सनस कैरेक्टर इज 50%, sp2 के केस में इट्स 33%, और sp3 के केस में इट इज़ 25%। अगर आप बोलोगे पर्सनस कैरेक्टर किस तरह से निकाला जाता है, पर्सनस कैरेक्टर जो है ना, पर्सनस कैरेक्टर इट इज़ इक्वल टू 100% डिवाइडेड बाई
टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्वड इन हाइब्रिडाइजेशन, इसको आप लिखो, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्वड इन हाइब्रिडाइजेशन, आप खुद लिखो इन्वॉल्वड इन हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑर्बिटल्स है, 100/2 दैट विल 50%, यहाँ पे 3 s p के 2 s का 1 इट इज 100/3 दैट 33, यहाँ पे 4 p के 3 और s का 1 इट इज 100/4 दैट इज 25%। तो जहाँ पे और एक मैंने रिलेशन आपको बोली थी दैट इज परसेंट, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज कैरेक्टर। तो इन तीनों में से कौन सा कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जिसमें परसेंटेज कैरेक्टर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इट विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू दिस एंड दिस विल बी मोर एज कम्पेयर टू दिस। तो जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा वहाँ पे विड्रॉइंग इफेक्ट ज़्यादा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इसको विड्रा कर रहा है, यानी नेगेटिव चार्ज को कम कर रहा है, और यहाँ पे इसको ज़्यादा कम करेगा, बिकॉज मैंने आपको बोला कि स्ट्रेंथ ऑफ नेगेटिव चार्ज स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज स्पीशीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप नहीं है, बल्कि यहाँ पे sp hybridized carbon है, which is more electronegative as compared to sp2 and sp2 is more as compared to sp3। तो यहाँ पे आपने जो ओवरऑल ऑर्डर याद रखना, दैट इज अल्काइन इज मोर एसिडिक देन एज कम्पेयर टू अल्कीन एज कम्पेयर टू अल्केन। या स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज अगर आपसे पूछा जाएगा दैट इज C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव इज मोर एज कम्पेयर टू C डबल बॉन्ड C नेगेटिव इज मोर, CH negative is more as compared to C single bond CH2 negative is more। That is the order of stability of negative charge, और यहाँ पे alkyne, alkene और alkene। So this was the last question regarding acids। तो next lecture में इंशाल्लाह हम बात करेंगे basic strength of amine, और उसी के साथ हम बात करेंगे electromeric effect और resonance की इंशाल्लाह, और उसके बाद hyper conjugation। then after that हम applications की बात करेंगे, different questions किस तरह से पूछे जाते हैं। then after that और एक lecture जाएगा that is the reaction intermediates, कार्बोकेटाइन, कार्बेनियन, फ्री रेडिकल और different orders। उसके बाद मैं इसका लास्ट टॉपिक स्टार्ट करूँ दैट इज द नॉमेनक्लेचर, उसी के साथ जीओसी खत्म, आइसोमेरिज्म और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस आप खुद से पढ़ लेना। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक से रहना और अच्छे से पढ़ाई करना। अल्लाह हाफिज़।